बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान चुकन काजिम और मंडे मॉर्निंग एक नई एक्साइटमेंट और एक नए जज्बे के साथ आपके सामने हाजिर हूं। जाग जाए ना, मुझे पता है मंडे है लेकिन उठना पड़ेगा क्योंकि मंडे से हमारे न्यू वर्किंग वीक का आगाज़ होता है और जब आगाज़ अच्छा और पॉजिटिव हो तो फिर पूरा वीक जो है अच्छा ही गुजरता है। सो मंडे मॉर्निंग आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे, कौन सी चीज़ को हाईलाइट करेंगे? आज मैं उन खर्चों की बात करना चाहूँगी जो फजूल नहीं होते। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खर्च करते हैं अपने ऊपर या लोगों के ऊपर, जिसके ऊपर अक्सर ये कमेंट किया जाता है, मतलब कि क्या ज़रूरत है, व्हाट्स द पॉइंट, ये तो फजूल बात है। लेकिन चार चीज़ें हमने डिफ़ाइन की है, बल्कि मेरी टीम ने डिफ़ाइन की है, स्पेशली फातिमा ने, जिसको आप फजूल खर्ची नहीं कह सकते। देखिए, फजूल खर्ची को हमने बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया है। अच्छा, अगर कोई खातून जो है वो जिम जाती है तो कहे यार इतनी फजूल खर्ची क्यों करती हो, तुम वॉक पे चली जाया करो। अच्छा, अगर कोई मर्द जो है उसने अपनी सेल्फ़ केयर के लिए कोई एक एफ़र्ट किया है, अगर वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसने प्लान बनाया कि भाई 2 दिन के लिए वो बस अपने दोस्तों यारों के साथ निकल जाएगा बाहर कहीं, हाय अल्लाह क्यों फजूल खर्ची कर रहे हो, हालात नहीं देखे? तो मैं आपके साथ विथ वो जो कहते हैं ना एक्सप्लेनेशन, चार चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगी। देखें, कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे पैसा लगाना दरअसल एक इन्वेस्टमेंट होती है। जैसे कि अगर आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोई काम कर रहे हों, अपनी खुशी के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए। सो अब उन चार जगहों की, उन चार एरियाज़ की हम बात करेंगे। सबसे तो पहली बात और सबसे एक अहम चीज़ जो है वो है आपकी सेल्फ़। अच्छा, सेल्फ़ नंबर 3 पे लिखा था मेरी टीम ने, लेकिन मैं नंबर 1 पे उसको लेके आऊँगी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले अपनी ज़ात का ख्याल रखना सीखें और अपनी ज़ात के ऊपर ख़र्च करना शुरू करें। कुछ लोग होते हैं जो इतना अपने ऊपर खर्च करते हैं कि वो दूसरों के लिए बॉदर ही नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी अपने ऊपर 1 रुपया नहीं खर्च करते, जिनमें अक्सर माएँ आ जाती हैं, बाप आ जाते हैं, घर के बड़े आ जाते हैं। जो पैसे उनके पास आते हैं वो अपने घर वालों पे, दूसरों पे लगा देते हैं, अपनी ज़ात को भूल जाते हैं। जहाज़ पे जब बैठते हैं और आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, तो जब हवा के दबाव की बात होती है तो कहते हैं कि हवा का दबाव अगर कम हो जाए तो ऑक्सीजन मास्क गिरेगा। सबसे पहले अपना ऑक्सीजन मास्क लगाएं और फिर बच्चों और बुज़ुर्गों की हेल्प करें। ये बात क्यों कही जाती है? क्योंकि जब इंसान को खुद सांस आता है तो फिर वो किसी और को सांस लेने में मदद दे सकता है। जिस इंसान का अपना सांस रुका होगा वो अपनी औलाद क्या, किसी की भी मदद नहीं कर पाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे अपनी सेहत, अच्छी ग़िज़ा, एक्सरसाइज, मेंटल वेलबीइंग, ज़रूरत की चीज़ों पे पैसा लगाना एक अच्छी बात है, एक अहम बात है। इसमें मैं मेंटल हेल्थ को फिर से हाईलाइट करूँगी। हमारे यहाँ हर चीज़ को इम्पॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन जब हम जहन की नशोनुमा और मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो उसको इग्नोर किया जाता है। अगर आप भी किसी जहनी दबाव या इमोशनली टफ़ टाइम से गुजर रहे हैं और आपको महसूस होता है कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद सेहतमंद और खुश होंगे तो तब ही अपनी ज़िम्मेदारियाँ बेहतर तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे और कामयाबी की सीढ़ियों को चढ़ पाएंगे। देन आते हैं टूवर्ड्स हुनर या तालीम, जिसको हम कहते हैं स्किल। देखें, सबसे अहम आजकल जो दुनिया में चीज़ है जिस पे बातें भी हो रही हैं वो है स्किल डेवलपमेंट। नई चीज़ सीखना, कोर्सेज़ करना, किताबें ख़रीदना। अब आपका ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग हुनर है, उसको बेहतर बनाना, इन चीज़ों पे पैसे खर्च करना फजूल खर्ची नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को सुना है ये कहते हुए कि भाई तुम्हारे पास, तुमने बीए तो किया हुआ है, मास्टर्स तो किया हुआ है, ये एमए डिग्रीज क्यों कर रही हो, क्यों कर रहे हो? छोटा सा एग्जांपल है, एआई, कंप्यूटर्स, ये सारा कुछ आजकल की ज़रूरत है। मैं 2 ब्रांड्स रन कर रही हूँ, मैं आपको बताऊँ व्यूअर्स, एआई, उसके अलावा कोडिंग को अंडरस्टैंड करना, उसके अलावा वेबसाइट्स को कैसे चलाना है, सोशल मीडिया पे अपनी चीज़ों पे किस तरह फॉलोइंग बनानी है, किस तरीके से अपीलिंग तरीके से प्रोडक्ट को पोर्ट्रे करना है। हज़ारों चीज़ें जो हैं वो मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं।
आपके प्रोडक्ट को क्यों कोई ख़रीदे? ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से तो आती हैं, लेकिन कुछ सीख पढ़ के आती हैं। सो मेरे लिए भी एक नया लर्निंग कर्व है, और मैं भी लिटरली ऑलमोस्ट ट्यूशन की तरह उन लोगों से गाइडेंस लेती हूँ जो इस फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। सो व्यूअर्स, प्लीज़ याद रखें, अपने स्किल पे, अपने हुनर पे, अपने आप पे, इस मामले में अपनी तालीम को आगे एक्सपेंड करने के लिए और इसी में अपने स्किल्स को बेहतर करने के लिए ट्रैवल करने पे भी अगर आपको ख़र्चा करना पड़े तो प्लीज़ डू इट। मैं जब अपने हस्बैंड को मिली थी फैसल को, तो वो अक्सर मुझे कहा करते थे कि मैं सोचता हूँ कि ये लोग जो आर्बिट्रेशन कॉन्फ्रेंसेस पे और इस तरह की चीज़ों पे जाते हैं, मतलब जो इंटरनेशनली कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, उस पर तो अपनी जेब से पैसा खर्च होता है। वो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह आपको पैसे नहीं देती, आप अपने आप को वहाँ पे लेके जाते हैं, अपनी जो भी आपकी फ़र्म है, लॉ फर्म है, जो भी, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए लेके जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को इनकरेज किया कि आप करें इस पे खर्च। तो उन्होंने कहा जुगन, लेकिन ये तो जेब से निकलेंगे, हमें तो अगर कोई केस हो या कोई चीज़ हो तो हमें तो बाइज़्ज़त अंदाज में टिकट, स्टे, सब चीज़ें दी जाती हैं, तो इन कॉन्फ्रेंसेस पे हमें खुद खर्चा करना होता है। तो मैंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने फ्यूचर में, अपने करियर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सो इवन अगर आप अपने 50s में हैं और अपने स्किल्स को, जिस तरह मेरे हस्बैंड इज इन हिज लेट 50s, माशाल्लाह मेरे से 13 साल बड़े हैं, तो आज भी वो अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो मुझे क्या प्रॉब्लम है अपनी स्किल को इम्प्रूव करने में, या आपको क्या प्रॉब्लम है फिर अपनी स्किल इम्प्रूव करने में? तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए अगर कुछ खर्चा करना पड़ता है, इट्स नॉट अ बिग डील। थर्ड, फैमिली, ख़ानदान और अपने लोग। व्यूअर्स देखें, भाई बहन साथ बड़े होते हैं, हज़ार मामलात मसाइल से गुजरते हैं एक दूसरे के साथ। जब हम बड़े होते हैं तो मजहबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो सबसे पहले हमारी ज़िम्मेदारी या जो फ़राइज़ हमारे ऊपर पड़ते हैं वो अपनी औलाद, मियाँ या बीवी, बट उसके साथ हमारे पेरेंट्स होते हैं। लेकिन अगर आपके भाई बहन किसी तकलीफ़ में हैं, किसी प्रॉब्लम में हैं, उनकी ज़रूरतें नहीं पूरी हो रही, तो अगर आप उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं तो वो तो सबसे बेहतरीन अमल है। क्योंकि मेरा चौथा जो पॉइंट है, जो चौथा एरिया है जहाँ पे अगर आप खर्च करें तो वो ज़ाया नहीं होते या फजूल खर्ची नहीं होती, वो है चैरिटी, यानी कि सदका और खैरात। लेकिन सबसे पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। अपनी फैमिली, अपने इर्द गिर्द के लोग, अपने वालिदैन, बच्चे, बहन भाई, घर वालों की खुशी और उनकी ज़रूरतों पे अगर हम पैसा खर्च करें तो ये फजूल खर्ची नहीं होती। लेकिन यहाँ पे आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड डायनामिक, जहाँ पे हम हमेशा कहते हैं अपनी फैमिली का ज़रूर ख्याल रखें, लेकिन वहाँ पे ये भूल जाते हैं कहना कि सबसे पहले अपनी ज़ात को ठीक रखो, सबसे पहले अपनी ज़ात को ठीक रखो। क्योंकि जब इंसान खुद सेटल्ड और हैप्पी होगा, और अपने ऊपर भी देखिए, घर के मर्द अक्सर क्यों इस बात पे कंप्लेन करते हैं कि हमारा सारा पैसा जो है वो घर और घर वालों पे लग जाता है, हमें तो कुछ भी नहीं मिलता। तो भाई इसमें किसकी मिस्टेक है? अगर आप 100 रुपए कमा रहे हैं महीने के, तो उसमें से 10 रुपए अपनी जात के लिए रख लें। आपको कौन कह रहा है कि आप 100 के 100 रुपए जाके बीवी के हाथ में पकड़ाएं? आप जाए, आप 90 रुपए पकड़ाए और कहे 10 मेरे फॉर माई नीड्स एंड वट एवर, बाकी अब आपने इसके अंदर मैनेज करना है। भाई अगर जो कमाने वाला है, अगर उसके अपनी ज़ात के पास पेट्रोल अपनी मोटरसाइकिल में डालने के पैसे नहीं होंगे तो वो रिजेंटफुल ही होगा ना। अगर वो फटे हुए कपड़े काम पे पहन के जा रहा है और घर वाले बहुत फैंसी और बड़े खुश अंदाज में रह रहे हैं, तो वो भी चुभने वाली बात है। लेकिन अगर आपका ये बड़ा खुशहाल घराना है और आपके फाइनेंशियल हालात भी बहुत अच्छे हैं, तो फिर अपने बहन भाइयों की भी ज़रूरत पूरी करें। एक बैलेंस है, मयाना रवि, जिसकी बात हमारे मज़हब में हर स्टेज पे होती है। इवन मजहबी होने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहा जाता है कि दीन और दुनिया साथ लेके चलनी है, बिकॉज बैलेंस से ही ज़िंदगी अच्छे तरीके से आगे बढ़ती है। और फिर फाइनली जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जो बिल्कुल भी फजूल खर्ची के ज़िम्मे में नहीं जाता, बल्कि अगर आप ये कहें कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में और अल्लाह मियाँ की रज़ामंदी हासिल करने के लिए आप जितनी ज़्यादा चैरिटी कर सकते हैं करें। मैं हमेशा कहती हूँ, हम लोग बिज़नेस डील्स करते हैं इंसानों के साथ, आपकी टोटल डीलिंग और लेन देन का मामला ना अल्लाह मियाँ के साथ होना चाहिए। आप उसके बंदों की मदद करते जाएं, वो आपका हिसाब बराबर कर देगा। अल्लाह मियाँ कभी भी इस दुनिया से किसी को भी नहीं जाने देंगे उनका हिसाब किताब पर बराबर किए बगैर। बल्कि ये भी कहा गया है कि जो चीज़ आपने डिमांड की है, आपने अल्लाह मियाँ से मांगी है और बहुत दुआ की है, अगर वो नहीं पूरी होती तो उसके इवज़ आपको आपके लिए उससे बेहतर चीज़ मिलेगी। ये भी वादा किया गया है। अब मांग आप रहे हैं, चीज़ आपके लिए ठीक नहीं है, अल्लाह मियाँ वो चीज़ आपके लिए नहीं करते, लेकिन उसकी जगह आपको उससे भी बेहतर चीज़ मिल जाएगी। तो अपनी डीलिंग्स अल्लाह मियाँ के साथ रखें,
लोगों के साथ लेन देन और ये मामलात जब करते हैं किसी के लिए तो बेलौस करें, जितनी आपकी औकात है उसके हिसाब से करें, बल्कि थोड़ा ज़्यादा ही कर दें। आपको क्या पता कि उसके इवज़ आपके घर में कितनी खुशियाँ और पॉजिटिविटियाँ आएँ। हम कोशिश ये करते हैं कि अगर मैंने किसी को 10 रुपए दिए तो वही मुझे 10 रुपए के बराबर कोई ना कोई चीज़ करके दे। ज़रूरी नहीं है व्यूअर्स, आपने दे दिए मुक गई बात, नेकी की कुएं में डाल। एक हाथ ने दिया, दूसरे को पता भी नहीं चला, ख़त्म हो गई बात, मुक गई। आगे देखें क्या होता है। मुझे लोग कहते हैं कि तुम हर वक्त लोगों के लिए चीज़ें कर रही होती हो। हाँ, मैं कर रही होती हूँ, क्योंकि उसके एवज़ मुझे क्या पता, अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों की सेहत का ख्याल रख रहे हैं। बहुत सी चीज़ों के ऊपर अल्लाह मियाँ ख़ास तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि मैं उनके बंदों पे ख़ास तवज्जो देने की कोशिश करती हूँ, कोशिश। और यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़, जब किसी के लिए कुछ करे तो उसको जताए मत। चैरिटी बिल्कुल भी एक फजूल खर्ची नहीं है, बिल्कुल भी आप किसी के लिए अगर काम आए, सदका खैरात त्राना जो भी जिस भी तरीके से आप लोगों के काम आए, लेकिन उसको करके फिर जताना जो है ना, उस नेकी को कुएं में डालने वाली बात है। सो आज आते हैं किचन की तरफ, जहाँ पे शेफ़ नूर बड़े गौर से बातें सुन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। क्योंकि आप जो बातें कर रही हैं ना, उससे कुछ रिलेटेड बातें मेरी अपनी लाइफ से है ना। और आपसे ही कह रही हैं कि दुआ, और मैं बड़े पिछले कुछ अरसे में बड़े मुश्किल टाइम में थी, और मैंने इतनी दुआएं की और अल्लाह ताला ने मेरे ऐसे सुनिए, मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि अल्लाह ताला मेरा इतना नज़दीक होकर सुनेगा। मैंने कोई वक़्त, कोई नवाफिल, कोई रोज़ा, कोई मतलब वो नहीं किया, और अल्लाह ने सुना, और मैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और वाकई आप सही कह रहे हैं, जो दोगे वो लौट के आएगा। इल्म दोगे, इल्म आएगा। किसी की मदद करोगे, पैसा दोगे, वो लौट के आपके पास ज़रूर आता है। और मैं बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। मैं उसका शुक्र नहीं अदा कर सकती कि जो मेरे साथ हुआ था, और अल्लाह ने जो मेरे साथ इतना अच्छा की है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मेरे हस्बैंड इतने बीमार थे कि मैं कभी सोच नहीं सकती कि वो ठीक होंगे, और अल्लाह ने मेरे ऊपर बहुत करम किया है। मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की। देखिए वही वाली बात है ना शेफ़ नूर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लोग अक्सर कहते हैं कि ये किस किस्म की बात है किसी के साथ शेयर करने की, बट छोटी सी बात है। मेरी बेटी मेरी जब फैसल से शादी नहीं हुई थी, और कुछ अरसा पहले उससे मेरी कहीं पे पसंद थी, लड़का भी मुझे पसंद करता था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, मैं डिवोर्स थी, मेरा पहले से बच्चा था, उनकी फैमिली में बड़े मसाइल थे, वो नहीं हुई बात। उफ़ शेफ़ नूर, मैं दाड़े मार के रहूँ, मैं अल्लाह मियाँ से लड़ाइयाँ करूँ कि अल्लाह मियाँ मेरी, देखिए पहले जो मेरे साथ हो गया हमज़ा के फादर के साथ, अगर कहीं पे लाइकिंग हुई है तो अल्लाह मियाँ मेरा वहाँ पे क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं उनकी फैमिली समझ रही। खैर मुझे ना बात समझ आई। आज मैं जब मैं मुड़ के देखती हूँ और मैं उस लड़के की लाइफ को देखती हूँ और अपनी लाइफ को देखती हूँ, तो मैं करोड़ दफ़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि हमारी प्लानिंग और होती है और अल्लाह बहुत अल्लाह बड़े की प्लानिंग उससे 1000 गुना बेहतर होती है। तो शेफ़ नूर वही वाली बात होती है कि अगर आजमाइश आती है तो उसके बाद अच्छा वक्त भी आता है। बिल्कुल। हम लोगों ने व्यूअर्स पॉजिटिव रहना है, और हमने जब जेन्युइनली अल्लाह की रस्सी थाम ली और आंखें बंद कर ली ना कि अब अल्लाह मियाँ मुझे सही गाइड करेंगे, तो आई ट्रस्ट मी व्यूअर्स, बड़े से बड़े मुश्किल मराइल से आप निकल आएंगे। और फिर इसी तरह जिस तरह हम प्रोग्राम पे रोने के बाद भी वो जो है ना कि एक चेहरे पे स्माइल आ रही है, अल्लाह का बहुत करम है, बस हमने ये याद रखना है। ब्रेक के बाद वापस आए, जरा आप भी कंट्रोल में, कंट्रोल योरसेल्फ शेफ नूर। वो जो कहते हैं ना फिल्मों में, कंट्रोल कर अपने आप को बेटी। मुझे रोना इस बात का आ गया कि अल्लाह ताला ने मेरे पर इतनी करम नवाजी की, ये खुशी के आंसू। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। और सुबह सुबह अपी का है कि पॉजिटिव नोट पे प्रोग्राम शुरू करने जी, हम इनको पॉजिटिव करते हैं। बाजी जी किसी टेंशन ना लो, हम ब्रेक के बाद आ रहे हैं, मैं जरा इनको तो बात हूँ। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, और हम आ गए हैं किचन में, और शेफ़ नूर पता नहीं क्या कर रही हैं। ये तो कुछ अजीब सा ही किचन में आज बना रही हैं। इन्होंने ब्रेक में गलती से बता दिया, हम तब से इनको छेड़ रहे हैं। क्या बना रही हैं आप? आज हम बना रहे हैं जी मलमल चिकन। आप उसको मल के बनाएंगी? हाँ 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 हाँ, आज कसम से व्यूअर्स, जब हमने ब्रेक में कहा था तो बहुत फनी था, अब जरा कम फनी लगा। ये होता है अपने आप को बज़ मारना। अच्छा चलें, आप मुझे बताइए, हम इसको, ये जो मलमल चिकन है, इसका नाम मलमल चिकन क्यों है? इसलिए कि ये जैसे मलमल का कपड़ा हम पहनते हैं बहुत नरम मुलायम होता है,
तो ये चिकन की जो ग्रेवी है बहुत ही स्मूथ और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े की होगी, और जिसकी वजह से इसका नाम मलमल चिकन है। तो इसमें ख़ास ऐसी क्या बात है जो इसको मलमल बनाता है? इसको जो हम आलू और सब्ज़ मिर्च और दही का एक जो मिक्सचर बनाएंगे ना, वो इसमें डलेगा, वो इसको जो है वो मलमल बनाएगा। वो इसको मलमल बनाएगा। तो मैं फिर मेरे ख्याल से आपके पास किचन में आ जाती हूँ। बिल्कुल। मुझे बता दें कि मेरा काम क्या है आपके बस पास? प्याज को हमने सौते करना है और हमने लहसुन अदरक की पेस्ट डालनी है। बस डन। मैं आपके पास किचन में आ जाती हूँ। तो प्याज को सौते एज इन ब्राउन करना है या जी, हल्का सा ब्राउन करना है, और ये हम डालेंगे दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा। दालचीनी और सफ़ेद ज़ीरा, बिल्कुल जी। ठीक है। ऑयल काफ़ी है आपके ख्याल से? थोड़ा सा और डालें। मुझे लग रहा है थोड़ा हाँ जी, कम है। थोड़ा सा और डालें। हाँ, ये ज़ीरा और दालचीनी मैंने थोड़ा सा इधर होल बना के ना वहाँ पे डाल दिए, बिल्कुल सही। तो ये हमने करना है। अच्छा, मुझे इंग्रेडिएंट्स बता दें, इसके अंदर आलू भी बन रहे हैं? हाँ जी, आलू बॉईल हो रहे हैं, और ये जो है आलू और दही और आप सब्ज़ आलू चिकन बना रही हैं? नहीं, नहीं, और नहीं, कवर करना चाह रही हैं उसको मलमल चिकन बुला के? चालाकी जरा देखें इनकी। इसका मिक्सचर बनेगा। क्योंकि मैंने ये बात बड़ी पहले शो पे कही थी कि जी आलू चिकन कुछ नहीं होता, आलू गोश्त होता है। जी, There is no such thing as aloo chicken. I refuse to accept aloo chicken as a dish. आलू गोश्त होता है। आलू बिल्कुल सही गोश्त कह रही होता है, हैं। और वो गोश्त चिकन का गोश्त नहीं हाँ होता। जी। अच्छा, अब मुझे बताएं इंग्रेडिएंट्स पहले। मलमल चिकन के लिए चाहिए जी, चिकन हमें चाहिए 2 किलो, घी चाहिए हमें 1/4 कप, ऑयल चाहिए हमें 1 कप, प्याज हमें चाहिए 6 अदद, फाइन चॉप हमने करने हैं, कश्मीरी लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, हल्दी 2 चाय के चम्मच, ज़ीरा पाउडर 2 चाय के चम्मच, गरम मसाला पाउडर 2 चाय के चम्मच, चिकन मसाला पाउडर 2 खाने के चम्मच, लहसुन अदरक की पेस्ट 2 खाने के चम्मच, नमक हस्बे जायका और पानी हस्बे ज़रूरत। और पेस्ट के लिए चाहिए जी हमें उबले हुए आलू 5 अदद, दही हमें चाहिए 2.5 कप, सब्ज़ मिर्च चाहिए 6 से 7 अदद तेज़ वाली, काली मिर्च साबुत चाहिए 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद जीरा चाहिए 2 चाय के चम्मच। इनको हम ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेंगे, और गार्निशिंग के लिए हमें चाहिए सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च और जूलियन अदरक के साथ हम इसको गार्निशिंग करके और सर्व कर देंगे। अच्छा, चिकन इतनी नहीं है लेकिन प्याज बहुत ज्यादा ये है। आपको पता है पानी, प्याज में पानी बहुत ज़्यादा होता है, और ये जिस वक्त हम इसको ब्राउन करेंगे तो ये बिल्कुल थोड़ा सा हो जाएगा, आप देखिएगा। ठीक है, तो मैंने वैसे ही कहा कि यूजुअली हम इतना प्याज नहीं डालते हैं, सो आई गेस इसमें एक तो क्योंकि प्याज। देखें ग्रेवी भी होगी ना, और रोटी तो जो है वो हो गया ये हमारे। अच्छा, तो अब इनको हम किस तरह से ये आलूओं का इसके अंदर किस तरह वो होता ये है? हम ब्लेंड करेंगे अच्छा, जी, मिक्सचर इसमें ब्लेंडर में। तो आलू को उस तरह से खड़े खड़े नहीं जी, होंगे? ब्लेंडर मिक्सचर, ये बिल्कुल एक पेस्ट बन जाएगी आलू, सब्ज़ मिर्च, काली मिर्च और दही के साथ। ठीक है। तो ये अब हमने आलू को छान के डालेंगे, आलू का पानी भी इसमें डालेंगे? नहीं, थोड़ा सा दही के साथ करेंगे हम इसको। सिर्फ दही के साथ करेंगे। अच्छा, तो उसका टेम्परेचर भी बैलेंस में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। ये अब हम इसको ऐसे करके ले आते हैं ताकि हम इसमें से योगर्ट इसके अंदर डालने में हमारी हेल्प हो जाएगी। जी, और हाफ हाफ करके आई थिंक हम करेंगे। हाँ जी, इसको। साफ करके करेंगे। जब तक हम प्याज को ब्राउन कर रहे हैं तब और तक ये हम। थोड़ा सा आलू की भी ज़रा रूम टेम्परेचर पे आ जाए। बिल्कुल ठीक है। और ये आलू हमने कितना को, और ये हमने प्याज ब्राउन करना है, क्या करना जी है? जी, ब्राउन प्रॉपर ब्राउन करना फ्रीजर है। में डालें, नीचे वाली साइड पे। और अदरक लहसुन फिर हम उसके बाद ही डालेंगे। अब आप इसको यहाँ पे ले आए अपनी चीज़ों को, तो हम ब्लेंडिंग फिर वहाँ पे शुरू कर दें। ये ठीक है? हाँ जी, अभी थोड़ा सा आलू हमारे ठंडे हो जाएं, हाँ, तब तक और आप इतनी इसके- देर में मैं दही और सब्ज़ मिर्चें और वो डाल लेती हूँ। उसको पहले हम ग्राइंड करेंगे थोड़ा सा डाल के, उसके बाद फिर आलू में ब्लेंड। बस थोड़ा अब रुक जाइए, अब इसके अंदर सिर्फ आप अपनी हरी मिर्ची और वो चीज़ें डाल दें ताकि इसकी हम एक पेस्ट बना दें, क्योंकि एंड में तो मिक्स होकर ही सारा इसमें जाना है। और मिर्चें जो हमने ये वाली तेज़ वाली डालनी है। बिल्कुल ठीक है। इसकी बैक्स जो हैं वो कट करके इसको मैं धो लूँ। आप धो लें, और उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। वो कनेक्ट हुआ है, आप बेटा वहाँ पे कनेक्ट कर दें पीछे, नो प्रॉब्लम। आ जाओ बेटा, कर दो कनेक्ट हम एक दफ़ा। आपको पता है व्यूअर्स, ये काम लाइव प्रोग्राम की खूबसूरती भी यही है, और थोड़ी सी वो जो एक फिनिशिंग वाली जो लुक आती है वो आती है। अच्छा, इसके अंदर ये भी डलेगा, और काली मिर्चें भी डलेंगी हमारी, पेपरकॉर्न, और हमारे साथ आलू भी डलेंगे। आलू के साथ हम ब्लेंड करेंगे। नहीं, पहले इसको डाल के पहले हरी मिर्चों को कर लें ब्लेंड। मैं आपको बता रही हूँ ना, हमारा ब्लेंडर बेचारा ज़रा मासूम है। वैसे तो अगर आपका पावर ब्लेंडर हो, जो स्टील वाला होता है, मैंने तो वैसे पाए तो बाहर के मुल्क में नोट किया कि आप सारी स्टील ब्लेंडर जी जी, हाँ जी, चॉपर भी आजकल स्टील के जो लोग यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज होता है कि आपका डैमेज कम होता है ना, लॉन्ग टर्म चीज़ लास्ट करती है। तो मैं भी ये कहूँगी कि जब हम ब्लेंडर्स और ये वाली चीज़ें लेते हैं, एक दफ़ा एक महंगी उसमें इन्वेस्ट कर लेना तो बहुत उससे फ़र्क पड़ जाता है।
सो ये आपने कहाँ से बनानी सीखी भाई? मैंने तो कभी इस किस्म की रेसिपी नहीं सुनी। ये बस वो कभी कभी कोई चीज़ आ जाती है तो ये आपको ये सामने। आपकी फनकारी है। जी अच्छा, ये आपने खुद ही इन्वेंट की है जी, या ये आपने कहीं देखी भी है रेसिपी? देखी भी है। और फिर क्या कहते हैं, मैं इसमें सिर्फ आलू नहीं डालती थी, बाकी चीज़ें ये करती थी टेरेस का थोड़ा सा ना। चले इसकी सेंस कुछ और है। ये वाला तो देखिए ना, अब इसको लगेंगे 2 मिनट, तो तब हाँ तक वो जी। जब तक हो रहा है जी। तब तक हम इसको करने का रीज़न ये है व्यूअर्स के बस इधर ही रहने दें हम, आलू बीच इससे में डालें। फ़र्क ये पड़ता है व्यूअर्स के बिल्कुल जैसे रायता जैसा होता है हाँ ना, वो जी, तैयार हो काली जाता है। मिर्च भी इसमें जब काली फ्रेश मिर्च पिसी भी गई है चली गई है, ना, हाँ। उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब हम करते ये हैं कि हम तो आलू खाएंगे, आलू खाएंगे? उधर थोड़ा हाँ, फ्रीजर में नहीं, रखें नहीं, थोड़ा। ठीक है ठीक है। वो अब मेरे ख्याल से बतेरा, बिकॉज बात ये ना कि हमने योगर्ट भी उसके अंदर डाली है, तो योगर्ट भी ज़रा ठंडी है, थोड़ा सा हम उसमें डाल के आहिस्ता आहिस्ता करके उसको करते जाएंगे ग्राइंड। थोड़ा सा और हम उसमें योगर्ट डाल देंगे, प्याज जब तक हमारे हो रहे हैं। तो ये आपको खुद ही बैठे बैठे एक दिन ख्याल आया था कि मैं ये हरकत करूं? हाँ जी, मैंने कहा चलो अब ज़रा नई डिश, व्यूवर्स को जो है वो नई डिश बनानी सिखानी चाहिए ना। एक आम चिकन जो है ढककर वो, मुझे देती हैं ज़रा? एक आम चिकन तो हम हर वक्त बनाते ही रहते हैं, तो ज़रा इसको ज़रा हम थोड़ा सा ये बहुत ही मज़े का बनेगा, स्मूथ। इसकी इसमें नहीं डालना, इसमें हमें चटनी के लिए थोड़ा सा वो निकालना चटनी है। के लिए थोड़ा सा चाहिए, ठीक है, सॉरी सॉरी, ओके। थोड़ा सा निकाल के इसमें से ये आप अपने लिए उसमें डाल लें जितना आपने डालना है। अब ये मैंने ये निकाली, वैसे तो चटनी में भी हरी मिर्च डलनी थी, मैं चाह रही हूँ कि आधा इसमें निकाल के फिर मज़ीद इसके अंदर हम वो डाल दें आलू, क्योंकि ऑब्वियसली सारे अगर हम आलू इसमें डाल देंगे तो वो टू मच हो जाएगा और जी। फिर ग्राइंड करने में प्रॉब्लम होगी। जी। ठीक हो गया। ये हमने कुछ और इसमें डाल दिए, बल्कि ये सारे ही अब इसमें हो जाएंगे। ऊपर से थोड़ी सी और हम योगर्ट डाल देंगे। प्याज भी हमारे साथ साथ हो जी, रहे जी। हैं। व्यूअर्स, कुछ चीज़ें होती हैं जो साथ साथ ही ना आपकी रेसिपी भी तैयार हो जाती है। इसको थोड़े से आलू निकाल लेते हैं। चलें, आप इसको ना अपने हिसाब हाँ, से वो मैं कर लें। करती हूँ, आप मैं वो वहाँ करें। पे अब प्याज की तरफ आ जाती हूँ। हाँ जी। तो व्यूअर्स देखिए ना, आजकल बच्चों की भी छुट्टियां हैं, वो भी बोर हो रहे हैं, उनको भी नहीं समझ आ रही क्या कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली इन चीज़ों में आप उनको नहीं इन्वॉल्व करें, जो छोटे बच्चे हैं कि वो चूल्हों पे और इस तरह करके खड़े हों। लेकिन जो घर के ज़रा बड़े बच्चे हैं, हाँ जी। समर एक बड़ा बेहतरीन टाइम है खाना बनाना सिखाना। मुझे पता है कि आजकल खाना बनाना जो है ना, उसको एक बड़ी कोई मयूब बात समझा जाता है कि आए हाय हुन कुड़ी नूं तुसीं खाना बनाना सिखाओगे। खाना बनाना सिखाना बेटे को या बेटी हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये ज़िंदगी की लाइफ स्किल्स हैं। हम सबको अपने बेड को बनाना आना चाहिए, अपने कपड़े धोने आनी चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर की सफाई करनी आनी चाहिए। ये ज़िंदगी की बड़ी बेसिक चीज़ें हैं व्यूअर्स। अब हमेशा क्या होता है, हमारे मुल्क से कोई हमारा देसी बच्चा उठ के जब बाहर पढ़ने के लिए जाता है या कोई इस तरह से अपनी लाइफ को, कुछ मेरा बेटा तो गया, वो सेकंड ईयर माशाल्लाह करके आ गया, 2 साल मुक गए, दुआ करें आप लोग व्यूअर्स के बस बाकी 2 साल भी सुकून से अच्छे गुजर जाए। आमीन, सो अब बात ये है कि एक बच्चा जो है वो वहाँ पे जा रहा है और मुझे मतलब ऐसे ऐसे मेरे से को सवाल वहाँ पे पूछे और मैंने कहा हमजा आपको क्यों नहीं पता? फिर वो अपने रूममेट से पूछे, मतलब सफाई से रिलेटेड सवाल या इन चीज़ों से रिलेटेड। तो मैं कहती थी यार ये इसको क्यों नहीं, देन आई रियलाइज कि जिस बच्चे ने घर पे खुद कभी नहीं सफाई की, तो अब मैं हसन को, नूर को, पहले भी हम करते थे कि अपनी जगह को क्लीन अप करो, लेकिन सिर्फ अपनी जगह को क्लीन अप नहीं करना आना चाहिए, बाथरूम, किचन, सारे स्पेसेस को। देखिए ज़िंदगी में अंडरस्टैंड करना कि ज़िंदगी को कैसे जीना बिल्कुल। है, ये बड़ी ज़रूरी और अहम बातें होती हैं। आप यकीन करेंगे, हमारी अम्मा ने ना हमें कहा भी नहीं था और मैंने खुद ही काम पे मैं लगी थी कि मैंने सबसे पहले कड़ी बनाई थी। लेकिन जान मैं एक बात हाँ कर रही हूँ जी, कि बच्चों को- बच्चियाँ तो फिर भी कर लेती हैं, लड़का हो या लड़की हो, आपने हमजा को- आना सब कुछ चाहिए। मैंने हमजा को याद है वो निदा के पास भेज के एक जी, स्यापा जी। डाल के कि निदा प्लीज इसको सिखा दो। मैं क्योंकि मैं जिस टाइम पे उसको सिखाने का टाइम होता था व्यूअर्स, उस वक्त मैं मॉर्निंग शो कर रही होती थी,
2-4 चीजें तो उसको आती हैं बनानी, स्टेक, स्टू, पास्ता पूस्ता, जो मैंने उसको ओवर द ईयर्स सिखा दिया था, लेकिन देसी खाना उसको कोई आया ही ना। बड़ी बात। और बच्चा हमारा वो कि जिसने कभी वो नहीं खाया, थोड़ा सा पानी डाल दो। नहीं, हो गया। बच्चा हमारा वो घर पे जिसने कभी जो है वो कहते हैं कि मतलब जो खुद देसी खाना खाने का शौकीन, जी, बड़ी काली दाल वो बड़े शौक से खाता है, तो मैंने कहा मसर। खुद बनानी सीखो हमजा। अच्छा, इसको इसके अंदर अब लहसुन मैंने कब डालना है जान? डाल दें, साथ ही हो जाएगा लहसुन। साथ ही हाँ कर जी, दूं? ये साथ ही सारा हो जाएगा। डाल दूं? सारा डाल दें, क्योंकि लहसुन अदरक की पेस्ट जितनी डालेंगे उसका फ्लेवर उतना ही जो है इनहेंस होएगा। क्योंकि असल में आप आलू भी डाल रही हैं ना, तो उससे जो है ना वो थोड़ा सा होगा इशू। हाँ जी, थोड़ा सा आलू के को भी हमने अब मैनेज करना है ना। पहले तो सिर्फ मसाला होता है और गोश्त होता है, जी। अब आलू के अंदर भी फ्लेवर लाने के लिए जिस तरह गार्लिक मैश पोटैटो टाइप सिचुएशन हो हाँ जाए। जी, ये देखिए उसी टाइप का बन गया। वैसे मुझे वैसे बिल्कुल नहीं समझ आ रही कि आप क्या कर रही हैं, लेकिन मज़े का ही होगा जो आप कर रही हैं, क्योंकि मैंने कभी आपको वैसे देखा नहीं है कोई आज तक आपके हाथ की मैंने बुरी। अच्छा, एक दफ़ा मुझे कहती हैं, पिछली दफ़ा ना मेरे लिए चटनी बना के लाई, तो कह रहे ये ले आपकी चटनी, और एक तो अचार वाला मसाला इतना बड़ा एक बोरा लेके आई, मैंने आप लोगों को ऑनर दिखाया भी था। मैंने कहा प्लीज़ और नहीं लाना, क्योंकि वो अभी बोरी पड़ी हुई है मेरे पास, 1 बोतल ख़त्म हुई है, अभी 1.5 बोतल हमारे पास पड़ी हुई है। तो आपको तो बहुत शौक है इस तरह की चीज़ें करने का। जी, जी। लेकिन चटनी भी इन्होंने जब लास्ट टाइम लेके आई तो कहती है जुगन इसमें ज़रा मिर्चें ज़्यादा है, देख लेना। लो जी, वो रायते में डालो तो उससे ज़्यादा मज़े की कोई चटनी मैंने ज़िंदगी में कभी खाई। क्योंकि अगर आपने खाली खानी है ना तो खाली में थोड़ी मिर्चें ज़्यादा थी, लेकिन अगर आप दही में मिक्स करेंगी तो वो बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब इसमें कोई मसाला है जो हमने ब्राउन करना है? नहीं, हमने वो कुछ भी नहीं करना, स्टेज हम पे सिर्फ डाल दें। चिकन डालेंगे। और चिकन और नमक कब डालेंगे? मसाले चले हम पहले डालें। मसाले नमक के अलावा सब डाल लें? हाँ जी, क्योंकि आपको पता है मुझे होता है कि ज़रा सा मसाला भी हमने हाँ जी। भूनना है ज़रूर। अब वो स्टेज आ गया कि भी लहसुन भी भून रहा है, उसका पानी भी जैसे ड्राई हो जाएगा तो, और इसमें आई थिंक बहुत लाल मसाला करने की ज़रूरत नहीं जी, होती, जी, राइट? जी, बिल्कुल। और वैसे नमक नहीं, हाँ नमक नहीं अभी डालेंगे। 1 टेबल ये देखिए कि कितने मजे। अच्छा, जब दही वाली मुर्गी बनती है ना तो इस स्टेज पे चिकन डाल दी जाती है, राइट? हाँ जब जी, प्याज और जी, जी, ये सारा कुछ जो है वो इस बिल्कुल। कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें बहुत लाल लाल करने की जरूरत नहीं होती। हाँ जी, ये हमारा कश्मीरी मिर्च, नमक, हल्दी और क्या कहते हैं, ये हमारा वो भी है साथ चिकन मसाला पाउडर। ये देखिए, अब इस स्टेज पे थोड़ा सा जब मसाला भुनेगा हाँ जी, तो हम देन चिकन डाल देंगे। इसमें चिकन डाल देंगे। जी। ऑलरेडी मसाला इज ब्राउन इनफ, क्योंकि रिमेंबर हमने उसको ज़रा सा, इसका कलर वैसे होता क्या है? इसका कलर जैसे चिकन का कलर होता है, जैसे आम भुना हुआ चिकन होता है ना, लेकिन इसकी ग्रेवी जो है ना ये पोटैटो आलू की वजह से ना बहुत ज़्यादा स्मूथ होती है, उसके ऊपर जैसे चिकन के ऊपर चिपकी होती है। अच्छा, हाँ जी, ओके, सो ये लिक्विड ही नहीं है, ये थिक किस्म का एक। नहीं थोड़ा सा होगा, जैसे हल्की सी ग्रेवी होगी, हल्की सी। मुझे बताया नहीं आपने रेसिपी देखी कहाँ है? ये मैंने देखी है रेसिपी, इसीलिए मैंने कहा कि आज ये ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें जो है ना शक्ल दिखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, और मैंने कहा चलें आज ये जो है हम अपने व्यूअर्स को सिखाते हैं, क्योंकि आलू तो वैसे आप बनाते हैं आलू गोश्त, आलू चिकन, लेकिन ये एक नई चीज़ थी कि आलू को ब्लेंड करके आपने दही और उसके साथ सब्ज़ मिर्च के साथ हमने डालना है। हाँ, इट साउंड्स लाइक अ डिलीशियस काइंड ऑफ अ सॉस। और याद रखें व्यूअर्स, आलू को हम हमेशा बेचारे को बुरा भला कह रहे होते हैं, आलू बहुत अच्छी सब्जी है, पोटेशियम रिच है, हाँ इट्स जी। वेरी गुड फॉर यू। जब आप उसको फ्राई करके और उस तरह से ना यूज़ करें तो। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब जब आप उसको फ्राइड आलू बना देते हैं, उस पर मैदे लगा देते हैं तो इशू तब बनता है, लेकिन अगर दही के अंदर आपने इस तरह आलू ब्लेंड किया हुआ है तो ये एक बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन है। जी, जैसे कि हम टमाटर नहीं डाल रहे अपने, हाँ जी, और हम इसमें ये टमाटर की जगह समझ लें कि जो आलू है ना ये टमाटर का काम करेंगे। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, डाल दें चिकन 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 डाल डाल दें, हाँ जी। दें। अच्छा व्यूअर्स, अब इस स्टेज पे तो आप सिर्फ बता दें कि रह क्या गया है, क्योंकि हम इसके बाद ब्रेक पे। ब्रेक पे जाएंगे। जी, ये हमने चिकन को थोड़ा सा भूनना है, थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसमें ये अपना ये मिक्सचर और 2 कप पानी डाल के इसको हम ढक देंगे, ताकि हमारा चिकन भी गल जाएगा और हमारे जितनी फिर हमने ग्रेवी रखनी है वो ग्रेवी भी आ जाएगी। बस इसको पहले हम भूनेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बस अच्छे से इसको हाँ जी। भून के व्यूअर्स, जिस हाँ तरह जी। आपको पता है कि अच्छे से चिकन को भून ले ताकि उसमें थोड़ा सा इंडिविजुअली भी फ्लेवर आ हाँ जाए। जी। उसके बाद फिर हम इसको इसके अंदर ये डालेंगे, ये डालेंगे, और पानी ready- डालेंगे साथ 2 कप। 2 कप। हाँ जी, और उसके बाद हम जो है वो गार्निशिंग करेंगे, अदरक,
धनिया, सब्ज़ मिर्च और इसको मिंट रायता और हम सैलड, फ्रेश सैलड के साथ इसको सर्व करेंगे। पराठे के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, जिस चीज़ के साथ मर्जी सर्व कर लें आप इसको। जी हाँ, तो मल चिकन हाँ जी, रेडी है। इसको मल के वैसे एक दफा बेचारे को नहीं हमने मला भी, तो हम उसको जरा ये इसकी वजह से गरमैश हाँ दे जी, रहे ये देखें ग्रेवी कितनी स्मूथ दिस है। इज हाँ जी। मल ग्रेवी हाँ जी। एंड मल के हमने बनाई है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, बात करेंगे वन ऑफ माय फेवरेट फ्रूट्स चेरी की। हाँ जी, ये अच्छा, सोच रही थी चेरी मैं हम है। कहूंगी, लेकिन हम चेरी की बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। इस वक्त ये डिस्कशन चल रही है कि जो लड़की मेरे सामने बैठी है इसकी आखिर सालगिरह किस दिन है। मैं कहती हूँ 13 जून को है। अब ये ऑन एयर मेरी बेइज्जती करेगी मुझे लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, राइट। पता है क्यों? यस। कि मैं भूलूं ना। हाँ। मैं हर रोज अपने फोन में चेक करती हूँ किसका है और किसका नहीं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 30th लिखा हुआ है। इरम मूव्स, मंगनी है मेरे नेफ्यू की हाँ। और आपकी सालगिरह। यस। जय। देखा ना, ये करना शुरू करें। हमारे साथ जैनब गोंदल है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन है, फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। आज तो आप बड़ी लेडी इन रेड बन के आई हैं। आज सभी लश्कारे मार रहे हैं शो पे। मैंने सोचा कि आज जो है ना वो बस खूबसूरत लगना है। जिंदगी का क्या पता किस दिन, बाकी दिन फिर क्या लगती हो? बाकी दिन पता नहीं। आज तो कोशिश की है कि कलर डार्क ये कोशिश के बाद हुआ है। नहीं, जैसे समर्स में मैंने इस बार ना सारे लाइट कलर्स लिए हैं। ये pastel बताओ colours ना हैं। कि आज जो टॉपिक है उसकी मुनासबत से रंग पहने। मतलब कोशिश की है ना। जैनब, मैंने इतनी कोशिश की कि आप उस तरफ आ जाएं, लेकिन आपने क्यों नहीं पकड़ा। अगली बार हम रिहर्सल करेंगे। डन। डन। आज हम बात कर रहे हैं चेरी की, और छोटा सा एक चेरी का दरख्त बन के मेरी गुड़िया आ गई। मैंने कहा अगर चेरी हुई तो गोल सी हो जाएगी, दरख्त होगी तो लंबी होगी। अच्छा जैनब, एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट, देखिए न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन तो आप हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, चेरी के बारे में उसकी मतलब वो जो कहते हैं ना उस फल की केमिस्ट्री ज़रा हमें समझाओ। फल की केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ये चंद बेरीज हमारे पास ऐसी आती हैं जिनके जो है ना वो बीज भी अंदर ही होते हैं। और मज़े की बात ये है कि इनके बीज के भी फ़ायदे आ रहे होते हैं। अब हमने जो है बहुत सारी चीज़ों में लोग यूज़ करते हैं, जैसे खाने में ऑफकोर्स नहीं यूज़ कर रहे होते। इसका तेल बना के जॉइंट पेन जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अलावा इसके स्क्रब्स और मास्क बिल्कुल, इसको ग्राइंड करके अगर आप skin पे यूटिलाइज use करें, करें तो yes. इसके बीज भी अगर आप ज़रा फाइन ग्राइंड कर लें तो आपको जिस तरह खुबानी का जो स्क्रब होता है, एप्रिकॉट स्क्रब जो होता है, उसमें एप्रिकॉट ऑयल तो होता है, लेकिन जो उसका बीज होता है उसकी जो छिलका जिसको छाल कहते हैं उसको ग्राइंड किया जाता है और उसको नेचुरली यूज़ किया जाता है स्क्रब करने के लिए। बिल्कुल, और वो आपकी स्किन के लिए बड़ा इफेक्टिव होता है। और उसके अलावा जो फ्रूट इटसेल्फ है, ऑल्दो वो बड़ा छोटा सा थोड़ा सा होता है, उसके साथ जो इर्द गिर्द उसके बीज के होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अफादियत उसमें होती है कि सबसे पहले ही अगर मैं बात करूं, जैसे जॉइंट पेन एक इतना बड़ा इशू बनता जा रहा है, जिसको हम गांठिया भी बोलते हैं, जिसको हम आर्थराइटिस बोलते हैं। लोग आजकल हर छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा बंदा जो है ना वो इस दर्द का शिकार होता जा रहा है। पहले हम चंद साल पहले तक ये बीमारी सुनते थे, आफ्टर 40s या 45 जाके जो है ना वो औरतों में मर्दों में स्टार्ट हो रही है। लेकिन अब लिटरली अगर हम बात करें, मैं उस दिन कोई 9 के 10 साल की बच्ची है, वो मुझे कह रही है मेरी तो ना ये उंगलियों में बड़ी दर्द होती है। फिर एक 16 साल का बच्चा, अच्छा अब 16 साल के बच्चे के तो मैंने टेस्ट देखे, उसका यूरिक एसिड लिटरली 9.8, और मैं सर पकड़ के बैठ इतने गई। छोटे बच्चे का यूरिक एसिड इतना हाई कैसे हो सकता है? डाइटरी पैटर्न्स, आपने सारा दिन सिर्फ खाया और उसके बाद आप लेटे हुए हो। अब उस बच्चे से जब मैंने डिस्कशन की तो आई गॉट टू नो कि वो बच्चा जरा हैवी था या हाँ, पतला हाँ, था काफी या काफी हेवी। नहीं? क्योंकि पिछले दिनों मेरी कजन की बेटी एट 15 उसका भी चेक कराया, सिंगल पसली, हाँ, ऐसे ही बिल्कुल पतली सी बच्ची, कोलेस्ट्रॉल भी उसका बच्चों के लिवर इतने भी high। फैटी था हाँ, और उसका वो भी बड़ा हुआ था यूरिक एसिड। और इवन कोलेस्ट्रॉल के लेवल्स अगर हम चेक कराएं तो हर दूसरे बंदे में कोलेस्ट्रॉल जो है इवन बच्चों में बहुत हाई आ रहा है। उसके रीजंस क्या हैं? आपने पिज़्ज़ा, पास्ता, बर्गर खाए और उसके बाद
आपने ऊपर से सॉफ्ट ड्रिंक भी ली और आप बस लाई डाउन कर रहे हो, कोई एक्सरसाइज नहीं, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं। क्योंकि लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं मोटापे को हाँ इन चीज़ों के साथ, बिल्कुल ये नहीं समझते कि कुछ चीज़ें, देखिए कुछ लोगों का फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है, वो वजन नहीं उनको चढ़ता, लेकिन जो नुकसान हो रहा होता है वो अंदर हो रहा होता है। अब चर्बी आपके जिगर पे जम रही है, चर्बी आपके गुर्दों पे जम रही है, एक प्रॉब्लम। फिर उसके अलावा यूरिक एसिड क्यों बढ़ रहा है, वही वाली बात कि अगर एक बच्चा जो है वो सारा दिन कॉफ़ियाँ पी रहा है जाके, उस जब चेक किया तो उस बच्ची का क्या इशू था, वो काली कॉफ़ी पीती थी सारा दिन अपने उधर जो भी कॉफ़ी शॉप होती थी, कॉलेज में भी काली कॉफ़ी मिक्स करके पी ली, 4-5 कप दिन में वो पी रही है, साथ में उसके अलावा पानी नहीं पीना, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है, डाइट वाली, ऊपर से डाइट वाली सॉफ्ट ड्रिंक काली वो भी पी रही है। अच्छा, फिर मैंने कहा कि कर क्या रही थी, कहती है मैंने तो जुगन, फिर जब उससे पूछा वो बताए ना, कहे कि नहीं मैं तो बिल्कुल वही, आप देखे मेरा वेट नहीं है, वो असल में बर्गर्स, फ्राइज, पिज़्ज़ाज, इस किस्म की नॉनसेंस खा रही थी, और उसके अलावा ये चीज़ें डाइटिंग वाली ले रही थी। वजन उसका नहीं बढ़ रहा था, लेकिन उसका अंदर से जो सिस्टम तबाह हो रहा उसके पूरे मुंह में छाले थे। एक्चुअली उसको डॉक्टर पे लेके इसके गए थे कि इसके मुंह में इतने अल्सर्स क्यों बने हुए हैं, तो पता चला एसिडिटी बढ़ी हुई है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, और साथ में उसके जिगर पे चर्बी है, फैटी लिवर। हाँ, आप ये देखें कि एज क्या है, इस एज में तो हम 15 साल इतनी की जल्दी बच्ची। कहते ही नहीं कि कोई ऐसी बीमारियां आ रही होंगी, लेकिन अब अपने बच्चों को घर में माँ बाप दोनों की, ये मैं कहूँगी एक ड्यूटी अपनी बना लें कि अपने बच्चों के लाइफ पैटर्न्स को चेक करें, क्योंकि हमारे यहाँ ना दो एक्सट्रीम्स हैं। अगर कोई बंदा फोकस कर रहा है तो वो जिम भी जा रहा है, वॉक भी कर रहा है, साथ अपनी डाइट पे बड़ा फोकस्ड है और अपने टेस्ट भी बार बार करा के चेक करा रहा है। ऑन दी अदर हैंड कभी टेस्ट नहीं कराए होंगे, जिम के तो कभी नामो निशान नहीं है, वॉक एक्सरसाइज कभी सोची ही नहीं कि करनी है या नहीं, और खाना सारा दिन जंक खाना है और बस लेटे रहना है। अब टेस्ट वाली जो मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे पास उस दिन एक पेशेंट था लास्ट वीक, उसको लिटरली मुझे देख के इतनी खुशी हुई कि वो एवरी 6 to 8 मंथ्स अपने टेस्ट बार बार रन करा रहा था। और उसमें हुआ क्या, उसने बड़ा टाइमली अपनी डायबिटीज़ को पकड़ लिया। उसकी जो 1 साल पहले रिपोर्ट्स थी HbA1c की, वो 5.6 पे थी, और अब माशाल्लाह उसकी जो आई हैं वो 5 पे आई हैं। ही इज़ 33, लेकिन यही अगर 2-4 साल और गुजर जाते, उसने अपनी 5.6 को कंट्रोल ना किया होता, तो अब तक उसकी जो है वो 5.9 तक जा चुकी होती, वो डायबिटिक हो चुका होता, उसके खाने में जो है वो फिर कंट्रोल ना कर पाता उस तरह से चीज़ों को। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब चेरी को अगर आप खा रहे हो ना, तो सिर्फ आर्थराइटिस, दर्दें और ये चीज़ें बेहतर करने के साथ साथ जो बच्चों में ही बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, एंजाइटी, डिप्रेशन, नींद का ना आना, हर वक्त परेशान रहना और इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी रखना चीज़ों को। अच्छा, पहले लोगों को स्ट्रेस क्या होता था कि जी मेरे ग्रेड्स नहीं आ रहे, मैं डिग्री क्या करूं। अब लोगों को क्या स्ट्रेस है, मैंने अपना सूट रिपीट नहीं करना, मैंने ये ज्वेलरी पहले पहनी हुई थी, मैंने इंस्टा पे क्या पोस्ट करना है, मेरे कितने व्यूज़ आए हैं, मुझे किसी ने कमेंट किया या नहीं किया। मतलब आपका जो एक स्ट्रेस था ना, वो आपके हार्मोन्स पे भी इफेक्ट कर और रहा है। ये यंग लोगों में सुसाइड का एक बहुत बड़ा रीज़न Yes. बन रहा है। मतलब इतने ज़्यादा यंग इन्फ्लुएंसर्स का आप वेस्टर्न वर्ल्ड में देख रहे हैं, यहाँ पे इतनी चीज़ें ये हाईलाइट नहीं होती, लेकिन वेस्ट में आप देखें, मैं कुछ ऐसे पेजेस फॉलो करती हूँ जहाँ पे वेस्टर्न सेलिब्रिटीज़ की भी आपको अपडेट्स आती रहती हैं। आए दिन किसी यंग इन्फ्लुएंसर 22 ईयर्स ओल्ड, 21 ईयर्स ओल्ड, क्यों डेथ हुई, सुसाइड क्यों की, पता नहीं, बस हमें तो बिल्कुल नॉर्मल और ठीक लगते थे। सोशल मीडिया पे 1 मिलियन फॉलोइंग थी, 1.5 मिलियन फॉलोइंग थी। बात ये है कि ये आपको मेंटली इतनी बुरे तरीके से इफेक्ट करती हैं चीज़ें। स्ट्रेस अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ हर वक्त शक्ल पे कमेंट हो रहा है, जिस्म पे कमेंट हो रहा है, बोलने के अंदाज पे कमेंट हो रहा है, आपके मज़हब के ऊपर भी लोग, आपने कोई बात कह दी। उस दिन मैंने खाना, वो कोई वीडियो बनाई, उसमें खाना खाने से पहले मैं कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आगे से लोगों ने नीचे लिखा कि सर पे दुपट्टा नहीं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह रही है। अस्तगफिरुल्लाह। मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अक्सर कहती हूँ जब कोई भी नई चीज़ का आगाज़ कर रही होती हूँ, और बड़ी दफ़ा ऐसा होता है कि मैंने वेस्टर्न कपड़े पहने होते हैं, तो अब मुझे मतलब, और आप मेरी किस चीज़ की पुलिसिंग कर रहे हैं? मैं आपको बता रही हूँ कि आपने दाल कैसे खानी है, तड़का किस तरह मैनेज करना है और किस तरह से लेना है, ताकि आप अपने वेट को मेंटेन कर सके। आपको मेरे उस कमेंट से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे।
अच्छा, एक और खातून, और उसके बाद फिर लोगों ने आपके नेल्स लंबे हैं, आपने हाथ से क्यों खाना खाया? ओ भाई, अगर मेरे नेल्स लंबे आप हैं साफ रख और रही मैं हैं। ये देखें, हाँ बिल्कुल। जरा एक सेकंड जूम इन करें और जरा ये मेरे आज nails। की बात नहीं है, ये जरा आप मैं मेरे सालों नेल्स के से अंदर देख रही देखें, हूँ, जरा कभी ये मैंने इस नहीं एरिया देखा। के अंदर देखें, हाँ, कभी आपने मेरे नेल्स के अंदर कोई गंद या कोई Never. कूड़ा या कोई चीज या कालक या कोई चीज देखी हो? Never. मैं नेल ब्रश से रगड़ के अपने हाथ साफ करती हूँ। ऐसे मेरे ही। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जितना मैं अपने हाथ पाँव को साफ रखती हूँ, मेरे पाँव मोस्ट लोगों के हाथों से ज़्यादा साफ होते हैं। ऐसे सो ही है। ये वाली जो बात है ना, मतलब माय पॉइंट इज, लोग ऑफ टॉपिक हो जाते हैं, जिस तरह हम भी अभी ऑफ टॉपिक हो हाँ। गए हैं, वापस आते हैं। चेरी को भी लोग सिर्फ ना एक फ्रूट डेकोरेटिव टाइप चीज ले आते हैं। मैं बहुत से लोगों के घर में चेरी तो देख रही हूँ, लेकिन हाफ द टाइम वो, कल भी मैंने कहा कि बेटा मैंने चेरी मंगाई थी परसों को, बच्चे जी आप ही उसी तरह पड़ी हुई है, मंगाई तो वो सुंगड़ के खराब हो चुकी थी। मैंने कहा बेटा बच्चे थे, मतलब हमजा भी है आया हुआ है, मतलब 3 बच्चे हैं घर में, आप लोग फल क्यों नहीं खाया आप लोगों ने? वो फिर मेरे जैसे दुश्मनों की आपको ज़रूरत है घर पे, जो फ्रूट दुश्मन हो और बस फ्रूट खाते चले जाएं। अब चेरी की अगर सही कह और रही हैं, चेरी तो एक्चुअली ऐसे लगता है जैसे छोटी छोटी टॉफियां खा रहे हो आप। चेरी की बात में आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। 99% लोगों ने अपनी थ्रू आउट लाइफ कभी चेरी टेस्ट ही नहीं की हुई होती। मेरे पास जब भी पेशेंट आए, और अगर देखो मैं इससे कहूँ चेरी, ना- शहतूत, जामुन, हाँ ये 3 तो हमारे मुल्क में आते हैं बिल्कुल। और सीजन के मुताबिक आते हैं। बिल्कुल। ये तो कोई ऐसी नहीं है। अब ब्लूबेरी हाँ। की लोगों को बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हम ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी खरीद के या- खाएं, ब्लूबेरीज खरीद के खाएं, जो अच्छा, और अवेलेबल है वो स्ट्रॉबेरी, नहीं खानी। ये बेरीज 4 हमारे पास आती हैं, स्ट्रॉबेरी, चेरी, शहतूत और जामुन। और जामुन। गुलाब जामुन पता नहीं क्यों याद आ गए। अच्छा, ये 4 हो गए, ये आते हैं, ये नहीं खाने। हाँ, लेकिन ये रेसबेरी क्या है, हाँ जी ये ब्लूबेरी क्या है, जी। ये ब्लैकबेरी क्या है, इस पे ज्यादा क्रैनबेरीज इंटरेस्ट क्या है। है, उनको चेक करें और हम उन्हें ट्राई लोग करें। फ्रोजन उठा के ले आते हैं, जी। आजकल मार्केट में मिलती है कि ऐसे जी हम ही। इससे स्मूदी बनाएंगे, लो जी आपके पास अवेलेबल है चेरी। अच्छा, चेरी की तो सबसे ज़्यादा जो एक बेनिफिशियल चीज़ आप यूज़ कर सकते हो, अपनी स्लीपिंग पिल्स को आप इससे चेंज कर सकते हो। लाइक लिटरली अगर आप अपने इसमें मेलेटोनिन होता है। मेलाटोनिन बहुत हाई होता मेलाटोनिन, है। हाँ। आपने सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नींद नहीं आती रात में, आप रात को जागते रहते हो, साइड चेंज करते रहते हो, पता ही नहीं है कि कैसे मैनेज करना है। शाम को तकरीबन 5 से 6 बजे के अराउंड जो है ना, या 5-6 के बाद जब भी आपका सोने का प्लान बनता है वो आप करो। मेलाटोनिन अब होता क्या है, पहले मैं वो एक्सप्लेन कर दूं। एक हार्मोन है जो आपने ये देखा कि जैसे ही अंधेरा होना शुरू होता है वो आपकी बॉडी में सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। उसका पीक लेवल्स जो होते हैं वो रात 10 बजे से लेके सुबह 3-3:30 बजे तक होते हैं। उसके बाद जैसे किरणें निकलनी शुरू होती है सूरज की, वो सप्रेस होना शुरू हो और जाता है। मुझे यही प्रॉब्लम है लोगों से जो आजकल मेलाटोनिन या मेलेटोनिन, जिस तरह भी Yes. आप प्रोनाउंस करते हैं, कुछ अमेरिका और इंग्लैंड different के है, डिफरेंट हाँ। प्रोनाउंसिएशंस हैं। तो मेलेटोनिन को अगर आप राइट टाइम पे कंज्यूम करें, जिस तरह रात को लोग इतनी बोतलें जो हैं खरीद के ले आते हैं, पहले तो लोकली अवेलेबल नहीं होती थी, तो Yes. लोग बाहर से 8-10 हज़ार रुपए की इतनी सी 1 महीने की बोतल मंगवाते थे। भाई फ्रूट मार्केट में बहुत सस्ते दामों, बड़े आराम से 500 ग्राम का इतना सा डब्बा आपको क्या 400-350 में मिल जाता है। मिल जाएगा। हाँ, खानी कितनी है एक टाइम पे? आप एक दिन में लाइक लिटरली 10 से 15 चेरीज अगर खाते हो तो उसमें बहुत भी कैलोरीज आएंगी ना, आपकी 65-70 कैलोरीज आ जाएंगी। तो सारी फैमिली बैठ के अगर आधा किलो ले के चेरी बैठ के खा ले, मतलब 4-5 लोग भी अगर फैमिली में है तो 10-15 दाने भी हर बंदे के अगर आ जाते हैं, और ये 6-7 बजे जब आप लोग खाना खाने लगे हैं उससे पहले आप ये खा लें तो नींद भी अच्छी आएगी, मैं आपको गोलियां नहीं लेनी पड़ेंगी। इसमें अपनी ही एग्जांपल दूंगी। मेरा थ्रू आउट लाइफ ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि मेरी नींद डिस्टर्ब होती, लेकिन कुछ टाइम पहले मुझे नींद वाकई तंग करना शुरू हो गई थी, आती ही नहीं थी, सारी रात साइड्स चेंज करनी। मुझे एकदम याद आया कि ज़ैनब तुम चेरीज क्यों नहीं खा रही, जब तुम्हें पता है कि एक चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद है तो वो खाओ। आप बिलीव करें, मैंने सिर्फ 3 दिन, 2 दिन मैंने चेरीज खाई और 1 दिन मैंने चेरी का जूस बनाकर पिया, और मेरी लिटरली नींद का जो पैटर्न था वो बिल्कुल ठीक हो गया। और आप जो ये बात कर रहे हो ना, एंटी एजिंग, ये चीज़ चाहिए हमें, ये केमिकल हम एक्सफोलिएशंस करा रहे हैं अपनी स्किन पे, वो करा लें, आप ज़रूर कराइए, मैं आपको मना नहीं कर रही, लेकिन एटलीस्ट अपना जो इनर हेल्थ है उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, इसमें बीटा कैरोटीनॉइड्स बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है, उसके साथ साथ इसमें विटामिन ई बहुत अच्छा मौजूद है जो कि आपकी स्किन को
एंटी एजिंग करता है, यानी एज से बचाता है, आपकी फाइन लाइंस रिंकल्स को कम करता है और आपको यंग और खूबसूरत लगाता है। अब लोग ये कह रहे होंगे फिर हम इसको लगा ही लेते हैं, सिर्फ लगाने में और खाने में क्या फ़र्क है, और जब आप खाते भी हैं और लगाते भी हैं तो उसका क्या असर होता है, ये हम ब्रेक के बाद जानेंगे ज़ैनब गोंदल से। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ज़ैनब गोंदल हमारे साथ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन एंड फूड टेक्नोलॉजिस्ट। हमने टेक्नोलॉजिकली तो ये समझने की कोशिश की कि चेरी आखिर चीज़ क्या है। ये भी हमने मान लिया कि चेरी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, इसमें विटामिन ई भी है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी स्किन, हमारी जनरल हेल्थ के लिए अच्छी हैं। लेकिन जब आपने लगाने की बात की ना ब्रेक से पहले आपने कहा कि ये एंटी एजिंग भी है, ये वो, तो लोग फिर सोचते हैं कि जिस प्रोडक्ट में चेरी होगा ना वो लगा लेते हैं। तो लगाने, खाने और लगाने और खाने, ये ज़रा बता दें। जो एक्साइटमेंट लोगों को लगाने में होती है ना, काश वो कभी खाने में भी शुरू हो जाए ना, तो बड़ी खुशी मुझे होगी। लेकिन अगर आप दोनों में यूज़ कर रहे हो तो ऑफ कोर्स दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। और आप अगर चेरी को खा रहे हो तो उसके बेनिफिट्स तो हमने कुछ डिस्कस किए, कुछ मैं बाद में भी डिस्कस करती हूँ। लेकिन चेरी को आपने लगाना कैसे अपने फेस पे, सबसे पहले वो समझ लें। आप कोई भी चेरी ले रहे हो, 2 से 3 आप चेरीज़ ले लो, किसी भी फॉक के साथ आप उसको जो है ना वो मैश कर लो। उसके अंदर आप अगर चावल का आटा आपको सूट करता है, आपको बेसन सूट करता है, आइदर चावल का आटा या बेसन, दोनों में से जो चीज़ आपको सूट करती है वो आप उसके अंदर डाल लें। ये थोड़ी सी आपकी पेस्ट सी बन जाएगी। दूसरा, आप इसके अंदर रोज़ वाटर जो है वो थोड़ा सा ऐड कर सकते हो अपनी स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए, क्योंकि देखिए इतनी शदीद गर्मी है और उसमें स्किन बेचारी जो है ना वो इतनी ड्राई हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि आप उस पर जो है वो थोड़ा रोज़ वाटर भी डाल लें और उसको आपने पेस्ट बना लिया, क्योंकि फॉक से आपने उसको मैश भी कर लिया। अब जो इसमें रेडिश टोन्स हैं वो आपकी स्किन को प्लम्प करने के लिए, आपकी स्किन को जो है ना वो एक ग्लो देने के लिए नेचुरल बड़ा काम करेगी। आपने सिंपल इसको फेस पे अप्लाई कर लेना है। जैसे ही वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए, आपने क्योंकि चावल का आटा डाला हुआ था, आप इसके अंदर थोड़ा सा स्क्रब हल्के हाथों से बिल्कुल रब करके। अच्छा, यहाँ पे एक बात ज़रूर कहूँगी, डायरेक्ट चेरी को नहीं लगाना, क्योंकि आपकी पूरी स्किन स्टेन हो जाएगी। जिस तरह उंगलियाँ स्टेन हो जाती हैं, इसीलिए चेरी को अगर आपने किसी उस तरह से भी लगाना है तो किसी कैरियर ऑयल में मिक्स करके या इस तरह से। रिमेंबर कि ये बड़ा एक स्टेनिंग, जिस तरह चुकंदर का रंग आ जाता है हाथों पे, पहले वक्तों में तो इनसे लिपस्टिक्स और इसी तरह से तो की जाती थी। लोग अभी भी चेरी से बनाते हैं बहुत सारे लिप ग्लॉस, और वो बनाकर घर पे रख लेते हैं और फिर खुद ही यूज़ करते रहते हैं। जैसे चेरी का तो सिंपल लोग बनाते हैं, जैसे जैम के लिए नहीं हम चेरीज़ को डालते हैं और उसको मेल्ट डाउन करते हैं। उसी को मेल्ट डाउन करने के बाद उसको थोड़ी सी वैसलीन में डाल के लोग रख लेते हैं और फॉर 2 वीक और अ मंथ आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो, ब्लश ऑन के तौर पे भी और लिपस्टिक के तौर पे भी, जिसको हम टिंट भी कहते हैं। बिल्कुल टिंट आपका बन जाएगा, आप उसको यूज़ करते रहो। अब खाने में जो इसका एक सबसे मज़े का बेनिफिट मुझे लगता है ना, वो ये है कि आजकल लोगों में ब्लड प्रेशर का इशू जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो काम की वजह से है, स्ट्रेस की वजह से है, जैसे भी है। लेकिन जो फ्रूट्स स्पेसिफिकली जिनमें पोटेशियम का लेवल ज़्यादा होता है, इसमें पोटेशियम बहुत हाई होता है, आप अगर इसको इस्तेमाल करते हो तो ये आपकी किडनीज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपके ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। जिन औरतों को स्वेलिंग का प्रॉब्लम है, पीसीओएस का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेमेशन, देखिए पोटेशियम हमेशा बॉडी में से एक तो एक्स्ट्रा पानी निकालता है, तो जब एक्स्ट्रा पानी निकलता है तो वो जो सूजन वाली फीलिंग होती है ना, सूजा सूजा मुंह, सूजे सूजा पूरा हाथ। अब अंगूठियां नॉर्मली जो आपके हाथ पे ढीली होती हैं वो ना चढ़ रही हैं ना उतर रही हैं, तो ये चीज़ें जो है ना मैनेज करने वाली होती हैं। ट्रू। आप अगर इसको लेना शुरू कर देते हो तो आपका सोडियम, ये एक पूरा मैकेनिज्म अल्लाह ताला ने बनाया हुआ है कि अगर पोटेशियम ऊपर जाता है तो सोडियम नीचे आता ही आता है। तो सोडियम जब नीचे आ रहा है तो आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो रहा है, तो आपकी हार्ट हेल्थ अच्छी हो रही है। जिन लोगों को ऑलरेडी हार्ट के इश्यूज़ हैं या स्टेंट डल चुका है या उनके हार्ट का प्रॉब्लम रहता है, उन्हें चाहिए कि वो चेरीज़ लाजमन खाएं। पहले मैंने यकीन करें जुगन आपी इस पर जब रिसर्चेस की और देखा तो उसमें एक्सेस के जो नुकसानात थे ना, मैं उन पे बात करती थी, लेकिन अब मैंने चंद सालों से उन पे बात करनी इसलिए छोड़ दी है क्योंकि मैंने पाकिस्तान में किसी को एक्सेस यूज़ करते देखा ही नहीं। अच्छा, मैंने लोगों को पता है एक्सेस क्या यूज़ करते हुए देखे, धूप में नहीं जाएंगे लेकिन विटामिन डी की कैप्सूल जो है हफ्ते में 1 दफ़ा लेना शुरू कर देंगे, बिल्कुल, और फिर अपने आप को विटामिन डी की टॉक्सिसिटी करा देंगे। ऐसे ही। अच्छा, इसी तरह
विटामिन सी इतना इस्तेमाल करेंगे, अब अल्लाह का शुक्र है कि उसका नुकसान इस तरह से नहीं होता कि वो आपके सिस्टम से जितना चाहिए होता है यूज़ करके निकल जाता है यूरिन में। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जैसे विटामिन डी इज़ एन फैट सॉल्युबल विटामिन। बिल्कुल, बी सी वाटर सॉल्युबल होते हैं, तो वो जो है वो एज इट इज निकल जाते हैं बॉडी से। सो ए डी एंड ई आर बेसिकली, ई एंड के आर ये ऑयल बेस्ड होते हैं, तो जब आप इनको यूटिलाइज करते हैं तो वो आपके फिर डिफरेंट जगहों पे, विटामिन के की डिफिशिएंसी भी लोगों को हो जाती है, लेकिन विटामिन के की बहुत ज्यादा एक्सेस भी मैंने लोगों में देखी है। भी बिल्कुल हो जाती है, क्योंकि अब इसका जो बेस्ट फार्मूला जो अवेलेबल है मार्केट में वो है विटामिन D3 विद K2। K2 जो है वो D3 की एब्जॉर्प्शन कराने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। अब अगर आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस में लेते हो तो सबसे पहले तो जो आपकी हड्डियां भुरभुरी हो रही हैं ये उसको स्टिफ करने में, जोड़ने में बड़ा काम करता है। लेकिन अगर आपने K2 भी ले लिया, D3 भी ले लिया, लेकिन कैल्शियम नहीं लिया तो वो एज सच आपकी बॉडी पे इफेक्टिव नहीं होगा। तो प्लीज़ कैल्शियम का सप्लीमेंट या दूध के साथ एटलीस्ट उसको ज़रूर लें कि आपकी बॉडी में कोई तो एब्जॉर्प्शन हो रही हो। अच्छा, आपने चेरी के फल जो उसका ये खाने वाला हिस्सा है उसकी भी आपने बीज की भी बात की, आपने बताया उसका ऑयल भी निकलता है। ड्राई चेरी भी मार्केट में मिलती है, हुंजा साइड से आती है, कुछ उसके बारे में बताएंगी? देखें, ड्राई चेरीज जो हैं ऑफ कोर्स पूरा साल फ्रेश फ्रूट आपके पास अवेलेबल नहीं होता, तो जो ड्राइड फॉर्म में होता है ये अल्लाह ताला ने एक बड़ा ही ब्लेस्ड हमें रखा है कि हम लोगों ने ना उसके वो प्रिजर्व करने के तरीके जो हैं वो सीख लिए हुए हैं। अब ड्राइड का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपकी बॉडी में खून की कमी यानी आयरन डेफिशिएंसी हो रही है तो ये उसको पूरा करने में हेल्प करती है। नंबर 2, इस पर फाइबर कंटेंट चेरी में बहुत अच्छा होता है, तो फाइबर कंटेंट अच्छा होने का मतलब ये आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस लंबे टाइम के लिए देती है, आपको कॉन्स्टिपेशन से बचाती है, आपकी ब्लड स्ट्रीम को जो है वो साफ़ कर रही होती है, क्योंकि इसमें से पॉलीफिनॉल्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड स्ट्रीम को साफ़ करते रहते हैं। उसके साथ साथ एंटीऑक्सीडेंट्स जो बॉडी में बनना शुरू हो जाते हैं। आप कुछ भी खा रहे हो, कुछ अच्छा खा रहे हो, बुरा खा रहे हो, उसके रिजल्ट्स में एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अब बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे तो उससे होगा ये कि आपको कैंसर जैसी बीमारियां जो हैं वो भी होना शुरू हो जाएंगी। अगर आप एंटी कैंसरस फूड्स और चीज़ें खाना चाहते हैं तो उसमें चेरीज़ और बेरीज़ जो होती हैं ना, ये टॉप ऑफ द लिस्ट होती हैं, तो आपके लिए ये बड़ी ही बेहतरीन होती हैं। नंबर 3, अगर आपने अपने आप को जो है वो रिंकल फ्री रखना है, स्किन को जो है ना वो बड़ा लाइटर करने का बड़ा लोगों को शौक होता है। ये बेरीज जो आप देख रहे हैं, फिर से जरा इन बेरीज की तस्वीर दिखाएं। ये बेरीज लोकली अवेलेबल नहीं है, एज इन लोग अब उगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें जो रेड है वो रेस्पबेरी है, जो छोटा सा राउंड सा सिंगल सा चीज़ है वो ब्लूबेरी है, और उसके साथ जो राउंड राउंड से उसके ऊपर छोटे छोटे गोले बने हुए वो ब्लैकबेरी है। ये हमारी लोकल फल नहीं है। हाँ, उसमें जो स्ट्रॉबेरी है हाँ वो हमारा लोकल फल है, बट जो बाकी तीन है वो लोकल नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि जो लोकली चीज़ मिलती है वो खाएं। हम हमेशा बाहर से कोई इंपोर्टेड फ्लैक्स सीड बाहर से उठा के ले आएंगे। भाई अलसी आपको वाफिर मिकदार में पाकिस्तान में मिलती है, चिया सीड ही लेना है भाई। अगर आप चिया सीड नहीं अफोर्ड करते तो तुख्म लंगा आप इस्तेमाल कर लें, सिमिलर बेनिफिट्स तुख्म बालंगा। तो द पॉइंट इज अपने आप को अपनी ऑनलाइन देखेंगे वेस्टर्न वर्ल्ड की कहानियां, वो एवोकाडो, ब्लूबेरी, पता नहीं क्या क्या आपको रेकमेंड कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट, अब वो चीजें आपको अवेलेबल ही नहीं है। ऐसे ही है, बिल्कुल तो ऐसे अपने मुल्क, अपने एरिया में जो चीजें अवेलेबल है उनके हिसाब से हमें चलना चाहिए। बिल्कुल। चेरी का जूस तो मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि उसको बना के कैसे इस्तेमाल करें। जूस कैसे बनता है, क्यों बनाना है ये भी बताती हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं हमेशा जूस से भाग रही होती हूँ, लेकिन चेरी का जरूर मैंने पिलाना है लोगों को, इसलिए क्योंकि लोग तुकमलंगा हो गया, चिया सीड्स हो गए, इसको रंग बिरंगे लाल नीले पीले शरबतों में डाल के पी रहे होते हैं कि बड़ा मज़ा आता है। एक बार अगर आपने इसको इस फॉर्म में ले लिया तो आप कहोगे कमाल हो गई। आपने चेरीज़ लेनी है अपनी, उसको कट लगा के उसका बीज जो है वो निकाल लें। एक बंदे के लिए अगर 1 गिलास बना रहे हैं तो तकरीबन आपको 8 से 10 जो है ना वो चेरीज़ वो रिक्वायर्ड होंगी। आपने इसको ब्लेंडर जिसमें हम ग्राइंड करते हैं चीज़ों को, उसके अंदर डाल लेना है। उसके अंदर आपने थोड़ी सी बर्फ़ डालनी है, आपने इसके साथ जो है ना अपना डालना है थोड़ा सा नींबू डालना है ताकि विटामिन सी और इन्हांस हो जाए। आपने बस इसको सिंपल बर्फ़ के साथ ब्लेंड कर लेना है, कोई चीनी नमक कुछ डालने की आपको इसमें ज़रूरत नहीं है। दूसरी साइड पे अपने चिया सीड या तुकमलंगा जो है उसको जो है ना वो भिगो कर रख लें। जब आपकी ग्राइंड हो जाए चेरीज़ और आपने साथ जो उसमें लेमन डाला हुआ है वो अच्छे से आपका फॉर्म हो जाए, स्लश की फॉर्म ये बनेगी क्योंकि आपने इसमें आइस थोड़ी ज़्यादा डालनी है। आप इसको ग्लास में पोर करो, अपने चिया सीड्स आप उसके अंदर लो, बेस्ट फॉर्म ऑफ फाइबर आपके लिए आ गया। उसके साथ साथ आपकी बॉडी को फीलिंग ऑफ फुलनेस देने के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। अगर आप नाश्ते में
ये जूस ले लेते हो तो आप एक अंडा साथ ले लो, आपका बेहतरीन नाश्ता हो जाता है। अगर आप रात में ले लेते हैं तो लिटरली सुबह जब आप उठोगे आपका पेट भी साफ़ हो चुका होगा और उसके साथ साथ नींद जो है वो आपको बड़ी अच्छी आनी शुरू हो जाएगी। मेरे पास एक पेशेंट आया करती थी, उनको मैंने ये ड्रिंक स्टार्ट कराई थी क्योंकि उनको ये दोनों प्रॉब्लम्स थे। एक उनको कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम रहता था, दूसरा वो कहती थी मुझे नींद आती ही नहीं है। मुझे मतलब अजीब उनकी जो थी ना वो स्टोरी थी, वो मैं खैर यहाँ नहीं बताना चाहूँगी। नींद उनकी बड़ी डिस्टर्ब्ड रहती थी। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आपने ना ये चीज़ इस तरह से स्टार्ट करनी है। मैंने उन्हें ड्रिंक बता दी। आप बिलीव करें वो जब नेक्स्ट मंथ मेरे पास आई, उनकी स्किन इतनी खूबसूरत और प्लम्पी हुई हुई थी, वो लिटरली ऐसे लग रहा था यंग होकर मेरे पास आ गई हैं। कुछ नींद पूरी हुई हुई थी तो वो बड़ी एक्टिव थी। उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी इस ड्रिंक ने बदल के रख दी है क्योंकि अब मैं अपने हस्बैंड को टाइम, अपने बच्चों को टाइम, खुद को टाइम दे पा रही हूँ, नींद भी पूरी है और मैं इतना एनर्जेटिक फील करती हूँ कि मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी आसान हो क्योंकि गई है। जिस इंसान की नींद नहीं पूरी होती ना हाँ। व्यूअर्स, वो उसके बरक्स वो बंदा जिसकी नींद पूरी हुई है, अब दोनों 12 घंटे काम कर रहे हैं दिन में, जिसकी नींद पूरी होगी वो 12 घंटे में ज़्यादा काम अचीव करेगा Yes. उसके बरक्स जिसने 12 घंटे में कख भी नहीं किया, बिकॉज नींद नहीं पूरी हुई इसलिए फंक्शनैलिटी लो हुई। True. एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या पैगाम दोगे? एंड मैं आपको यही पैगाम देना चाहूँगी कि जो भी आपके पाकिस्तान के फ्रूट्स हैं ना, यकीन करें पूरी दुनिया ये वाले फ्रूट्स, ये टेस्ट जो है ना वो ढूंढती है और आपके पास वाफिर मिकदार में अवेलेबल है। इनको ज़रूर खाइए। हर फ्रूट के अपने बेनिफिट्स हैं, अपने फ़ायदे हैं और आपकी बॉडी को उन फ़ायदों की ज़रूरत है, तो फ्रूट्स को ज़रूर खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। परफेक्ट, थैंक यू सो मच। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। चेरी तो हमने खानी खानी, अब हमें ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद हमारे पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के ही एक सीनियर आर्टिस्ट, एक ब्रिलियंट पर्सनालिटी। ही इज़ नॉट जस्ट एन आर्टिस्ट, वो और भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें करते हैं, उनसे मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स किचन में भी जानेंगे कि क्या हालात है। सब्जियों का एक अंबार सलाद नुमा इन्होंने तैयार कर दिए, रोटी भी तैयार हुई है कि नहीं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी कुछ ही लम्हों में हम आपके साथ एक सरप्राइज़ गेस्ट शेयर करेंगे। सरप्राइज़ इसलिए क्योंकि हम भी इनके बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप आजकल भी इनको बहुत से ड्रामों में देख रहे होंगे। हमें पता चला कि हमारे कहीं इर्द गिर्द हैं तो हमने इनको फ़ौरन पकड़ लिया। कौन है उनसे मुलाकात कराएंगे, लेकिन जल्दी से शेफ़ नूर से कहते हैं कि वो अपना काम मुकम्मल कर लें। जी जी, मेरा जो है मलमल चिकन बिल्कुल रेडी है। मेरा नहीं, चिकन का, और साथ सैलड और साथ रायता। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच शेफ़ नूर। और अब शेफ़ नूर हमारे साथ एक ऐसी ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं जो टीवी एंड फिल्म स्टार है माशाल्लाह। उसके अलावा पोइट भी हैं, एज ट्रांसलेटर भी आपने पाकिस्तान को नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे रिप्रेजेंट किया। देन अगर आपकी बात करें तो अदाकारी और अदबी ज़ौक़ और ज़बान पे आपका जो ये स्ट्रॉन्ग कमांड है, ये इनकी सेल्फ़ की मेहनत है। तो आज हम इनसे गाइडेंस भी लेंगे। पीटीवी के प्रोजेक्ट्स की बात करें तो अनगिनत इन्होंने पीटीवी के प्रोजेक्ट्स किए और अगर मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान में ये काम कर चुके हैं और इंटरनेशनली भी, तो ये बात गलत नहीं होगी। हमारे साथ आज हैं हमारे पाकिस्तान के बहुत ही ब्रिलियंट सीनियर आर्टिस्ट आगा रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। आगा साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं जी कि आप अदबी कामों में भी बड़े इंटरेस्टेड हैं। देखिए जो स्क्रीन पे आ रहा होता है यूजुअली उसका पोइट्री से, राइटिंग से इतना नहीं होता, टाइम भी नहीं मिलता। फिर ऑल्सो एज अ ट्रांसलेटर, क्योंकि ये तो नहीं है कि आप उर्दू से अंग्रेज़ी या अंग्रेज़ी से उर्दू कर रहे हैं, आप अरबी से उर्दू में भी करते हैं जी जी। या अरबी से अंग्रेज़ी में भी करते हैं। तो ये सब किधर से कहानी शुरू होती है? देखिए जहाँ तक ट्रांसलेशन का ताल्लुक है तो मैं कुछ अरसे एब्रोड रहा हूँ मिडल ईस्ट में। अच्छा अच्छा। जी हाँ, तो वहाँ से अरबी पिक कर लिया, अरबी बोलना लिखना ये वो। तो जब कभी यहाँ रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसलेशन की, क्योंकि अरबिक जो है 90% पुराने अरबिक जो है वो अंग्रेज़ी बहुत कम जानते हैं, तो वहाँ पे मुझे लोग कहते हैं कि आके ट्रांसलेशन का काम करते हैं, इंटरप्रेटर का। तो ये है एक कहानी, तो वहाँ ये सिलसिला है। मैं फिर उनको
अरबी में सुन के उर्दू में बता देता हूँ या अंग्रेज़ी में बता देता हूँ। जिस तरह हम लोग जिस तरह होस्ट वगैरह जो हैं वो कॉर्पोरेट शोज करते हैं, ये कोई रेगुलर मेन स्टे नहीं होती, जब चीज़ आ गई तो आ गई। एक और साथ जिस तरह वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी होते हैं जी जी। एज अ ट्रांसलेटर। एंड पोइट्री शौक? पोइट्री का तो एक दिल से ताल्लुक है। अच्छा, तो पोइट्री बस- आपकी दिल की बातें। हाँ जी जी, वो इंसान तनाई में बैठता है तो ये आमद हो जाती है। खुद ब खुद आमद हो जाती है। तो ये बताइए सर, एक्टिंग की जर्नी कहाँ से शुरू होती है? और हाँ। क्या ये शौक था, ख्वाब था जो एक अब मतलब रियलिटी बना, या बस ये हो गया? क्योंकि बहुत नहीं, से नहीं। लोग हैं जिनके साथ ये हो भी गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम कराची में जहाँ रहते थे वो पीटीवी स्टेशन से बहुत करीब रहते थे। ये बात कई मॉर्निंग शो में मैं कह चुका हूँ। तो वहाँ बहुत सारे डायरेक्टर्स वगैरह रहते थे, तो उनसे सलाम दुआ होगी। अच्छा, उस ज़माने में सिर्फ एक चैनल पीटीवी हुआ करता था, तो पीटीवी उनके साथ जाना शुरू हो गया। तो आपको पता है इसका तो एक चस्का होता है, क्रेज़ होता है। उस ज़माने में एक 4 सेकंड का भी सीन आ जाए तो बंदा, लोग कहते थे ये टीवी पे आया ये वो, तो वो बड़ा इंक्रीज करता गया ना शौक। तो इस चक्कर में मैं उस क्लास 9 में पढ़ता था। और टीवी में आपको पता है, आप खुद बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं, होस्ट हैं, टाइम कितना लगता है आपको मालूम है। इस दौरान मैं में इसीलिए तो एक्टिंग से होस्टिंग की तरफ शिफ्ट हो गई। बिकॉज सीधी बात है अगर जी। साहब, आई वॉज अ सिंगल मदर, बच्चा गोद में था, तो या तो मैं सेट पे 12-12, 14 घंटे लगाती। जी, जी। और कभी कभी आपको पता है कहने को 12 घंटे की उस ज़माने में शिफ्ट होती थी, 16 घंटे पे भी जाती थी। सुबह 8 बजे के आए हुए तो सुबह के 3 भी बज रहे हैं, बिल्कुल ते नौकर की ते नखरा की। लेकिन उसमें फिर जी बिल्कुल। तो मैंने तो एक्चुअली स्टेप अवे किया क्योंकि आवर्स सूटेबल नहीं हो रहे थे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल इसमें टाइम। तो मैं 9 में पढ़ता था, मैं आपको बता रहा था अपनी जर्नी। तो मैं टीवी के चक्कर में ना 2 पेपर में फेल हो गया। तो मेरे फादर को पता चला ना, उनको पता नहीं था। अच्छा, आप निकल रहे हैं जा रहे हैं, अब्बा जी को नहीं पता? हाँ नहीं नहीं, वो तो अपने चले जाते थे। तो मेरी मदर से उन्होंने पूछा ये कहाँ रहता है, ये इसकी पढ़ाई। तो फिर उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ना डांटा कि भाई एक काम कर लो, या टेलीविज़न में काम कर लो या पढ़ लो। तो फिर मैंने ब्रेक ले लिया। ब्रेक लेके कुछ अरसे मैं मुल्क से बाहर चला गया, लेकिन शौक तो था। मैं कम बैक हुआ मेरा 2012 में। फिर 1-2 साल मैं वेट करता रहा अपने मामलात, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दिया मैंने काम करना, जो आज तक कर रहा हूँ। शुरू में जब काम शुरू किया, देखिए सर, एक तो होता है देखना, लोगों को काम करना, और एक होता है फिर वो फिजिकली एक्चुअली काम करना। कितना मुश्किल लगा आपको? देखिए, बात दरअसल ये दुनिया में, और क्या मसाइल भी फेस किए, ये भी बताइए। हाँ देखिए मैं आपको बताऊं, दुनिया में बंदा कोई भी काम करता है ना, जो भी काम करे वो वन साइडेड होकर करे, दिल से करे। मैं जब कम बैक किया तो मैंने कोई काम नहीं किया सिवाय अदाकारी के, एक्टिंग के, और जो आज तक कर रहा हूँ। कम बैक हाँ, बीच में मिडल आपने, ईस्ट से ब्रेक हो गया था ना मेरा, मैं चला गया था एजुकेशन कंप्लीट करके। बिल्कुल। जी जी तो ये बताइए कि जब लोगों ने पहचानना शुरू किया, जी जी आपको पता है कि आप एक बहुत बेहतरीन कैरेक्टर एक्टर भी हैं, जी 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 और कभी कभी तो आप ऐसे रोल्स अदा करते थे कि लोग देख के सोचते थे कि ये बंदा यही है, ये है ही ये। जी, आपके बारे में तो फेमस बात है, और जब आप स्पेशली जब गेटअप्स बनाते थे तो लोग जी, जी। बिल्कुल ही कहते थे "ऐ वही है", हाँ, मतलब जी, एटलीस्ट जी, जैसा जी। पंजाब में कहते थे हाँ, वही जी है। जी कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसा हाँ वाकया जी 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 फैन से रिलेटेड या कुछ जानने वालों से जिन्होंने आपको सुना दी हो या डांट दिया हो या कुछ हुआ नहीं, हो? वो बड़ा फनी सा एक है कि एक आउटडोर शूट था, तो एक शॉपिंग मॉल है कराची में, वहाँ तो मेरी वाइफ को मोबाइल लेना था, परचेज़ करना था। मैंने कहा यार मेरी शूट भी हुआ है, तो मोबाइल ले लेना। तो हम गेट पे ना, मेन गेट पे वो शूट कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, आपको तो पता ही है शूट पे। तो इस दौरान टाइम का पता नहीं चला, मेरी वाइफ मोबाइल परचेज़ करके आगे पब्लिक में आके खड़ी हो गई। मुझे नहीं मालूम, कैमरा ये सामने, ये पब्लिक यहाँ। तो 2-3 लड़कियाँ थी अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ ना, तो वो आपस में बात कर रही थी। ये बात मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि वो कह रही थी अम्मी इसको कौन से ड्रामे में मैंने देखा, मुझे याद नहीं आ रहा ये वो।
तो कह लेंगे अम्मी याद आ गया, कह लेंगे ये वही कमीना लालची बाप है। हाय अल्लाह। तो मेरी वाइफ कह लेंगी देखा ये होता है, ये इस फील्ड में ये होता है, आपको ये कह रही थी। और मैंने कहा अल्लाह की बंदी, वो मेरे कैरेक्टर को कह रही थी, मुझे नहीं कह रही थी। लेकिन इंसान फिर बनता ही अपने कैरेक्टर से है सर। हाँ। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ना। आप क्यों लालची बाप बनते हैं? क्यों आप लोगों को परेशान करते हैं? नहीं, वो बड़ा अच्छा देखें, आप character जैसे था। आर्टिस्ट ही हम लोगों को समझाते रहते हैं प्लेटफॉर्म पे बैठ के कि देखें एट द एंड ऑफ द डे इंसान का किरदार ही सब कुछ होता है। तो आप अगर लालची बाप थे तो वो आपका किरदार था, तो अगर आपका किरदार ऐसा होगा तो भाभी परेशान तो होंगी ना। नहीं, बात दरअसल ये है कि ये होता कैरेक्टर है, है। ये होता है फंसाना अगले को। नहीं नहीं, वो एक कैरेक्टर था। और अच्छा, सबसे जिंदगी का मुश्किल कैरेक्टर और सबसे आसान दोनों, सबसे मुश्किल आज तक मुझे पता है ये वो वाली बात है कि अपने सारे बच्चों में से फेवरेट बच्चा बताएं, लेकिन सबसे आज तक आपकी जात पे जो मुश्किल कैरेक्टर रहा है? देखिए, सबसे मुश्किल कैरेक्टर था ना, एक वो डॉन का था, वो भी पीटीवी का था। ठीक है। वो डॉन का कैरेक्टर था और बड़ा अच्छा कैरेक्टर था। तो वो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सीनियर जो मुझसे आर्टिस्ट हैं, बड़ा नाम, उन्होंने कहा यार वेल डन, बहुत अच्छा किया। लेकिन ये वो मुश्किल क्यों था आपके लिए करना? उसमें कुछ इस टाइप की डायलॉग्स थे और चीज़ें थी जो मेरा जहन एक्सेप्ट नहीं कर रहा था ना, इस टाइप के, कि उसको टॉर्चर करना, उसको मारना और वो डायलॉग इस टाइप के, तो थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा। और सबसे अच्छा कैरेक्टर था मेरा शब्बन भाई का, जो पीटीवी का हिट ड्रामा था, बिलाल नकवी साहब। जी जी जी। और वो बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं और मेरे बड़े मोहसिन हैं। बहुत ही प्यारे इंसान है। और हमारा जो प्रोमो भी रमज़ान का लास्ट ईयर सारा कुछ वो बिलाल भाई ने किया। इस साल भी हमने इतना, जब रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए नहीं, मुझे मालूम है। ही इज़ अ वंडरफुल मैन। बहुत ही अच्छे इंसान, जितनी तारीफ़ करूँ कम है। और कोई ऐसा प्ले नहीं है उनका जिसमें मैं नहीं काम करता हूँ। तो सर सबसे ज़्यादा फिर कराची सेंटर से काम किया? जी, कराची सेंटर से सबसे ज़्यादा काम किया। और आजकल तो सारे, मतलब लाहौर के भी आर्टिस्ट सब कराची शिफ्ट हो गए तकरीबन। मैं नहीं जाती। मैं ढीठ की ढीठ हूँ। मुझे को 10 दफ़ा ऐसा अपना देखे ना, सबा कहीं जा रही है ना मैं कहीं जा रही हूँ, ना सबा कबर शिफ्ट हो रही है ना मेरी, और इफ़त उमर भी नहीं शिफ्ट हुई। हम कुछ आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कहा हम नहीं हिल रहे। जी जी, चंद आर्टिस्ट हैं। देखिए भैया, ये वाली बात है, मैं आपको कहूँ कि सर आप कराची छोड़ के लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं, जिसको आदत है, जिसका घर है, उसके लिए मुश्किल हो जाता है। हाँ, आप कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया हूँ। हो गए हैं? जी। अच्छा, तो ये बताइए कि आजकल काम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मसरूफियात चल रही हैं, किन किन चीज़ों पे काम कर रहे हैं आजकल? देखिए, आजकल तो ज़्यादातर मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, यही एयर चैनल्स के हैं। खैर है, डजंट मैटर, ARY वगैरह प्राइवेट सेक्टर हाँ पे काम जी, कर रहे हैं। जियो का है, ग्रीन का है, एयरवाई का, हम का है, और एक तो बिजली। सर मैनेज कैसे करते हैं? देखिए आप जैसे लोग क्योंकि बहुत कम है हमारी इंडस्ट्री में जी। जो प्रॉपर कैरेक्टर एक्टिंग कर सकते हैं। जी जी देखिए वो तो बहुत से लोग मिल जाते हैं जिनको यहाँ खड़ा कर दो वहाँ खड़ा कर दो। जी, जिसने जी। कैरेक्टर एक्टिंग करनी है उसके लिए आपको आर्टिस्ट चाहिए, एक्टर नहीं। जी 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 बीइंग एन आर्टिस्ट, जी जी। जब एक साथ 5 प्रोजेक्ट या 4 प्रोजेक्ट शूट हो रहे होते हैं तो सर आप मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, उसका मैनेज ये है कि वो मेरा आर्टिस्ट वो कैरेक्टर जंबल नहीं हो जाते दिमाग में? नहीं, वो इस तरह है जुगन साहिबा के, मेरा जो मैनेजर है वो डायरी मेंटेन करता है। अभी जैसे उसने कल मुझे फ़ोन किया कि सर 9 को शूट है हम की, तो मैंने कहा हाँ, मैं शाम को आ जाऊंगा आज। तो वो मुझे डेट सारे बताता रहता है ना। ठीक है। हाँ, तो इसलिए मैनेज कर लेते हैं, वही डेट देता है, वही सब कुछ करता है। ये बताइए सर, आगा रज़ा तो उस वक्त पे मीडिया का हिस्सा बने जब था ही सिर्फ एक चैनल, जी जी पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, जी जी और लोग कहते हैं कि हाँ वो एक ही चैनल था तो जाहिर ही उन्होंने हिट होना था। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात व्यूअर्स याद रखने वाली ये है कि अगर चैनल एक ही है तो उम्मीदवार लाखों हैं, तो चांस भी फिर मुश्किल से मिलता था। तो अगर आगा साहब ने अपने आप को उस वक्त में इस्टेब्लिश किया तो शदीद मुश्किल हालात में किया। आजकल तो आप सोशल मीडिया पे भी अपना प्लेटफॉर्म बना के कर लेते हैं, लेकिन पहले के आर्टिस्ट में आगा साहब और आज के आर्टिस्ट में आपको क्या फ़र्क महसूस होता है? क्या चेंजेस आनी चाहिए और क्या चेंजेस यंग लोगों में आनी चाहिए, और हम लोगों में बड़ों में क्या चेंजेस आनी चाहिए? दोनों बताएं, क्योंकि आपका एनालिसिस बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको बताऊं, एक शायद मेरी बात
से नए आर्टिस्ट नाराज़ हो, लेकिन मैं आपको बता दूं ये अदब जो है ना, बाअदब बानसीब बेअदब बेशक बेशक, हम ये शो पे अपना टॉपिक बना के 3-4 दफा प्रोग्राम कर जी चुके हाँ। सिर्फ पिछले साल में। मैं एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट, मैं नाम प्रोग्राम नहीं लेंगे, नाम नहीं लूँगा, नाम प्लीज नहीं लेंगे। मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़ी आर्टिस्ट। कल ही की बात है, ये बात मैं गुलाम मोहिउद्दीन गुल्लू भाई को कह रहा था, हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे रात को। गुल्लू भाई, जी, ये तो वो वाले इंसान इनके गोडे को हाथ लग के हम हाँ, सलाम जी, करते हैं। जी। वो लिविंग लेजेंड है गुल्लू भाई, ग्रेट आर्ट। लिविंग लेजेंड। जी जी, रात माशाल्लाह। को हम बैठे थे यही बात कर रहे थे कि एटिकेट्स की। तो वो नया आर्टिस्ट है, वो सामने सोफे पे बैठी हुई थी, तो वो उनसे कह लेंगे ये मेरी जगह है। आप सोचें, उन्होंने गुल्लू भाई को कहा नहीं नहीं, गुल्लू भाई को नहीं, उस खातून आर्टिस्ट को, उस यंग लड़के ने कहा कि ये मेरी जगह है। ये मेरी जगह है, मुझे यहाँ पे कहा गया है। तो वो कुजा, ये कुजा, तो ये चीज़ें हैं आजकल के आर्टिस्टों में। अब देखिए ज़रा सा उनको थोड़ी सी फेम मिलती है, वो कहते हैं जी मुझे अलग रूम चाहिए, मैं अलग बैठूंगा। अभी मैं उस्मान भाई से, हम एक शूट पे थे, यही बात कर रहे थे। आप बताऊं अगर साहब, एक बात मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जब मैं भी नई नई इंडस्ट्री में आई ना, तो मुझे ना मेकअप रूम में बैठने से प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि वहाँ पे बैठ के हर बंदा एक दूसरे की बुराई कर रहा होता जी, था। जी, जो जी। बाहर निकलता था, मैं वैसे अपना एक पॉइंट बता रही हूँ, मैं नई नई कनाडा से आई थी, तो मैंने ना प्रोडक्शन हाउस से शुरू में ही कॉन्ट्रैक्ट में रिक्वेस्ट शुरू करने कर कि जी मुझे कमरा ना अलहदा देना, मेरा बच्चा भी छोटा था, मुझे दे देते थे। होता ये है कि सेट पे आके तमाशा डालना कि मुझे सेपरेट रूम दें, आपको सेपरेट रूम चाहिए, आप सब चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में लिखवाएं। कॉन्ट्रैक्ट में अगर सब कुछ नहीं लिखवाते ये बच्चे, सेट पे आके तमाशा डालते हैं। फिर सीनियर आप जैसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं कि यार हम यहाँ से चले जाएं, हम बैठे हैं, हम क्या करें। और मैंने तो ऐसे भी हालात देखे हैं जहाँ पे सीनियर आर्टिस्ट बाहर गर्मी में बैठे हुए हैं सही कह रही हैं आप। और अंदर एक न्यू आर्टिस्ट जो है कमरा लॉक करके अपने मेकअप आर्टिस्ट के साथ सो रही है। हाँ बिल्कुल सही कह और रही हैं। सीनियर आर्टिस्ट वो लोग जिनके एंटर होते ही हमारी नजरें झुक जाती हैं कि ये हमारे जो गुल्लू भाई टाइप लेवल के। जी 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 जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि सीनियर्स को क्या चीज़ अपनी चेंज करनी है। देखिए हमने भी तो अपने आप को चेंज करना है, हमने क्या चेंज करना है, देखिए सीनियर्स को क्या चेंज करना क्योंकि है। देखिए जूनियर की बात करते हैं तो फिर हमने अपने गिरेबान हाँ, में भी जी, जाना। जी, बिल्कुल। हमने क्या करना है सर? देखिए सीनियर को भी अपने इमेज को बरकरार रखना चाहिए और बहुत ही सॉफ्ट गुफ्तगू करना चाहिए अपने जूनियर आर्टिस्ट से, उसको हौसला देना चाहिए अगर कोई नया आर्टिस्ट है। देखिए नया क्योंकि आर्टिस्ट, जूनियर्स पता है क्या कहते हैं कि सीनियर आर्टिस्ट ना बेइज्जती कर देते हैं सबके सामने, डांट देते हैं। जब हम छोटे थे हमें डांटे भी पिटी, मुझे पीरू चाचा से भी पड़ी, उस्मान पीरज़ादा से, मुझे समीना खाला भी, अब समीना पीरज़ादा है वो, उनको बहुत शोर इस तरह की चीज़ें। हम बंदे दे पुत्र, हम सीनियर आर्टिस्ट के मिजाज से अपने आप को चेंज करते थे, लेकिन अब वो ज़माना नहीं रहा। जी जी हमारे बच्चे नहीं सुनते, तो उनके साथ भी तो डील करना हमें सीखना पड़ेगा। हाँ लेकिन मैं आपको बताऊँ बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट ऐसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट। बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। तो आज अगर मैं आपसे ये पूछूं जी कि इस स्टेज पे ज़िंदगी के खड़े होके अपनी फील्ड को, ज़िंदगी को लेते हुए इधर तक, इस वक्त, अभी तो इंशाल्लाह आपकी बहुत लंबी ज़िंदगी जी, इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह, इस स्टेज तक ज़िंदगी का क्या खुलासा पाया है? कुछ 3-4 लाइफ लेसन्स जो आपने सीखे हैं। देखिए अल्लाह ने जितनी इंसान को ज़िंदगी दी है ना, वो हंस के भी जी सकता है, रो के भी जी सकता है, ठीक है। जो चीज़ आपके नसीब में, जितनी ज़िंदगी अल्लाह ने लिख दी आप उतनी ही जिएंगी, याद रखिए। आप यहाँ से आप अमेरिका चले जाएं इलाज करवाने, लंदन चले जाएं, पेरिस चले जाएं, लेकिन जो रब जलील ने जितनी ज़िंदगी आपकी लिख दी ना, आप उतनी ही जिएंगी। हाँ, इंसान को राइट वे में, पॉजिटिव वे में, राइट वे में कोशिश, स्ट्रगल करना चाहिए। बाकी अगर कोई सोचता ओवरनाइट बहुत पैसे कमा लूँ, ये वो जिगजैग लेफ्ट राइट, उसका गलत रिजल्ट आगा निकलता साहब, है। जिस स्पीड से ऊपर बंदा जाता है ना, उसी स्पीड से फिर नीचे आता है। तो देखिए लंबी, अच्छा चले फाइनल क्वेश्चन, जी, लंबी रेस का घोड़ा बनने का तरीका क्या है? क्योंकि मुझे अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत ही प्यारे इंसान, वो भी जब तक इस दुनिया में हयात थे, लिविंग लेजेंड थे, कवि खान साहब। जी जी। बाबा जान मुझे हमेशा एक बात कहा करते थे कि बेटा लंबी रेस का घोड़ा बनना है। तो लंबी रेस का घोड़ा कैसे बने? देखिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला कवि साहब की मग़फ़िरत फरमाए,
अपने दर्जात उनके बुलंद करे। लास्ट प्ले मेरे साथ किया था उन्होंने मुझे पता है। जी, और कमाल के इंसान, कमाल के आर्टिस्ट। देखिए कहावत है अंग्रेजी में, स्लो बट श्योर। तो स्लो बट श्योर हाँ हमारा आज की टिप है हाँ जी। जो हमने आज क्या सारी जिंदगी फॉलो करनी है। थैंक यू सो मच सर, जी, गॉड ब्लेस यू। व्यूअर्स हमारे साथ हमारे बहुत ही ब्रिलियंट आर्टिस्ट, मैं हमारे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कराची के आर्टिस्ट, इस्लामाबाद के आर्टिस्ट। नहीं, भाई नहीं। हम सब आर्टिस्ट इस दुनिया के हैं, और अगर स्पेसिफिकली बात करनी है तो पाकिस्तान के जी, हैं। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि आगा रज़ा आए हुए थे और होते इस्लामाबाद में भी हैं, कराची में भी हैं, वैसे तो हर जगह ये घूमते हैं और काम जी, करते जी, हैं। जी। तो आप लोगों ने भी आगा रज़ा साहब को दुआओं में याद रखना है। अल्लाह पाक आपको मज़ीद कामयाबियों से नवाजे, जज़ाकल्लाह। और हमारे जूनियर आर्टिस्ट के सर पे आप जैसे ब्रिलियंट आर्टिस्ट सलामत रहे। गॉड ब्लेस यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक तो व्यूअर्स अपना भी ख्याल रखिएगा, आगा जी को भी दुआओं में याद रखिएगा, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।